चले जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कौन सा, अच्छा हम जो चैप्टर कौन सा कर रहे हैं 4, लेकिन उसका टॉपिक अब कौन सा है? प्रोस्पेक्टस। अच्छा देखिए, प्रोस्पेक्टस के बारे में मैंने पहले भी बताया था। प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस इज ए ऑफरिंग डॉक्यूमेंट। ये एक ऑफरिंग डॉक्यूमेंट होता है। किस चीज के लिए? पब्लिक में जाने के लिए। पब्लिक में जाने के लिए जो है ये आप ऑफरिंग डॉक्यूमेंट होता है। ये पब्लिक में जब आप जाते हैं तो आप जो है प्रोस्पेक्टस जो है इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस की इशू मतलब क्या मतलब हुआ इसका? मतलब मिसाल के तौर पे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, सही है, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। अब वो चाह रही है जनरल पब्लिक को अप्रोच करें, जनरल पब्लिक को अप्रोच करें। वो क्या क्या जाहिर है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना वो बोले भाई आप ये इश्तिहार चला दे और जो है बोले भाई हमें आके पैसे दो, इन्वेस्ट करो हमारी कंपनी में। ऐसा नहीं होता। एसईसीपी ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। इसमें अपनी डिटेल्स डालते हैं, सही है। क्या डालेंगे? कंपनी की हिस्ट्री डालेंगे, सही है। कंपनी के जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स डालेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स डालेंगे। और क्या डालेंगे? आप जो पैसा ले रहे हैं उस पैसे का क्या करेंगे, पर्पस, सही है। और उसका आप एस्टीमेट डालते हैं, ब्रेकअप बताते हैं कि देखो जो मैं ये ले रहा हूं, जैसे कम मेटको ने उठाए थे 727 मिलियन। इन्होंने उस पूरे का ब्रेकअप बताया था कि 727 मिलियन में कितनी प्लांट एंड मशीनरी होगी, कितना सिविल वर्क होगा, कितने का हम लैंड खरीदेंगे। ये सारी चीजें आप इसके अंदर बताते हैं उसको। ये आपका होता है प्रोस्पेक्टस। आइए इसको अब रीड करते हैं। अगेन देखो, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए, इंशाल्लाह आप लोग सीफैब में पढ़ेंगे। ये जो सिक्योरिटीज एक्ट जब आप लोग पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। सिक्योरिटीज एक्ट 2015, उसमें ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए जो आप लोग इतना समझिए, इट इज एन ऑफरिंग डॉक्यूमेंट। इनमें कंपनी की हिस्ट्री आती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, पर्पस आता है और एस्टिमेट आता है कि आपकी जो कॉस्ट आप बता रहे हो इसका ब्रेकअप क्या है, सही है। आइए प्रोस्पेक्टस देखते हैं। अब अगर एक प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन है लंबी चौड़ी, याद कर लेना है इसको, क्योंकि ऐसे पूछ भी सकता है, कभी 2 या 3 नंबर की पूछ सकता है। प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस वगैरह। प्रोस्पेक्टस कोई भी वो डॉक्यूमेंट है जिसको आप प्रोस्पेक्टस के नाम से इशू करें। इसी तरह की बात डायरेक्टर में भी बोलता है। डायरेक्टर वो है जो डायरेक्टर के नाम से हो या डायरेक्टर जैसा कोई काम कर रहा हो, सही है। एंड इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट, या और इंक्लूड करता है वो डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट, पब्लिकेशन, अदर इन्विटेशन, ऑफरिंग टू द पब्लिक और इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। यहां से लेके मार्क करो इसको, अदर ये इन्विटेशन से, ऑफरिंग टू द पब्लिक और इनवाइटिंग ऑफर के। ये जो उसने बोला कि प्रोस्पेक्टस क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट जो अरे यार,
बे यार।
क्या वो आवाज आ रही है? अब मेरे ख्याल से चला है माइक, अब वो बीप कर रहा है। आवाज आ रही है बेटा? जब वहां से खोलना भूल गए थे क्या? चलो सही है। अच्छा देखो, देखिए, अच्छा मैं इसको दोबारा करा देता हूँ, मैं इसको दोबारा करा देता हूँ बेटा, इसको जरा सुन लें गौर से। देखिए प्रोस्पेक्टस के बारे में मैंने बताया कि प्रोस्पेक्टस क्या है। प्रोस्पेक्टस एक ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है, सही है। ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है कि आप इसमें इनवाइट करते हैं पब्लिक को कि वो आपकी कंपनी में आके इन्वेस्ट करें, सही है। तो देखो प्रोस्पेक्टस वो है जो कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रोस्पेक्टस के नाम से बना हो। क्या अजाब है। देख तो लो नफ्सियातियां। ऑफ है। अब यार ये तो मैं कितनी एक दफा एक चीज के 5-5 दफा थोड़ी पढ़ाऊंगा इसको। देखो ना क्यों हो रही है। हाँ हाँ, अब आ रही है बात। यार वही बात है ना कि कभी आती कभी नहीं वाली बात है। अब मैं ये बार बार तो नहीं देखता रहूंगा ना। चले यार आगे बढ़ते हैं। ये आपको इसका कुछ समझ में आया बेटा? ये कुछ आवाज आई इसमें या बिल्कुल ही नहीं आई दोबारा से? एक दो बच्चे हैं ना, माइक शायद ऑन कर दे, माइक से बोल देंगे लड्डू का नशा हो। हेलो। यार अब आ रही है लेकिन उस वक्त तो नहीं आ रही थी। चलें जी। क्या कर सकते हैं भाई। अब क्या है जी इसके बाद सेक्शन 87 कह रहा है। सेक्शन 87, सेक्शन 87 एक आसान सा सेक्शन है। वो कह रहा है ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। अच्छा ये अक्सर आई क्या पूछ भी लेता है, ये स्ट्रेट सवाल पूछ लेता है। कभी उसको कभी कोई आसान चीज पूछनी होती है तो वो ये पूछ लेता है। कहता है भाई नो पर्सन शैल मेक अ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अनलेस द इश्यूर ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज हैज सबमिटेड द प्रोस्पेक्टस टू द कमीशन फॉर अप्रूवल एंड कमीशन हैज अप्रूव्ड द प्रोस्पेक्टस। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं।
तो कोई भी पर्सन जो है कोई पब्लिक ऑफर नहीं करेगा, जब होता ही ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है। जब तक आप पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते, जब तक आप क्या करें, प्रोस्पेक्टस इशू ना कर दें। अगर इसके बाद कह रहा है इन द फॉलोइंग केसेस देयर इज नो नीड फॉर सबमिशन ऑफ द प्रपोजल टू द कमीशन, मतलब देयर इज नो नीड ऑफ क्या, मेकिंग प्रोस्पेक्टस। क्या, सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक बहुत सारी सिक्योरिटीज अपनी ऑफर करता है, जैसे कि क्या करता है, पीआईबी, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, सही है। ये दो बहुत मोस्ट कॉमन, यूरो बॉन्ड करता है, यूरो बॉन्ड कर देता है, ये सारी सिक्योरिटीज हैं स्टेट बैंक देता है। और वो कह रहा है स्टेट बैंक अगर पैसे उठाने को कोई भी चीज, कोई भी अगर पैसा अपने पास उठाने को कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो उसकी जरूरत नहीं है कि वो जो है प्रोस्पेक्टस बनाए। Where the securities are offered in connection with the private offering or private placement। मुस्तफा के पास शेयर थे किसी कंपनी के, मुस्तफा आगे हम लोग खाने पे कहीं गए हैं तीनों, मुस्तफा ने हम दोनों को ऑफर कर दिए। वो कह रहा अब जरूरत नहीं है कि मुस्तफा जो है एक ऑफरिंग डॉक्यूमेंट बना के या प्रोस्पेक्टस बना के मुझे और शेख साहब को दे। प्राइवेटली हो रहा है, प्राइवेट कंपनी में हो सकता है, ये किसी पब्लिक अनलिस्टेड में हो सकता है, पब्लिक लिस्टेड में भी हो सकता है। मैं किसी के पास शेयर है, उसने बोला यार मैं तू यार तुम 3 बंदे हो मिलकर खरीद लो मेरे शेयर, उसने बोला हाँ भाई सही है। जॉइंट भी हो सकता है, जॉइंट मतलब जॉइंट ओनर होता है ना शेयर्स के, जॉइंट ओनर में जहाँ दूसरे जॉइंट ओनर कह सकते हैं, दूसरा वाला हट जाएगा, आप दोनों के नाम पे जॉइंटली शेयर हैं, सही है। अब मुस्तफा ने बोला यार तू मुझे मेरे शेयर के पैसे दे दे, आधे दे दे और तू पूरे ले ले, तो मुझे आपने कहा ये सही है यार, बेहतरीन हो जाएगा, तो आपने जो इसको पे कर दिया, मुस्तफा का नाम हट गया। अब तो आ रही है ना बेटा आवाज, हाँ अब आ रही है। इसके बाद क्या कह रहा है, इशू ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडरी टू द मेंबर्स ऑफ अ लिस्टेड होल्डिंग बाय वे ऑफ स्पेसिफिक डिविडेंड और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। स्पेसिफिक डिविडेंड क्या होता है पता है किसी को? स्पेसिफिक डिविडेंड होता है आप जब डिविडेंड देते हैं अदर देन कैश। स्पेसिफिक डिविडेंड क्या होता है? आप डिविडेंड देते हैं अदर देन कैश। इसको गौर से सुने, सही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है कंपनी, आपने कहा कि यार देखो हम इस दफा जो है आपको जो है ना ये नहीं दे रहे, डिविडेंड कैश में नहीं दे रहे, हम आपको शेयर्स दे देते। बोनस शेयर नहीं कहो, बोनस शेयर अलग है ना। अब आपने कहा यार हम जो है इसमें आपको क्या करते हैं, हम आपको जो है इस जो है डिविडेंड में कैश की जगह हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको शेयर दे रहे हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा अभी जिसके पास 5 शेयर हैं उसको 1 शेयर देंगे। ये 1 क्या हो गया आपका, ये आपका स्पेसिफिक डिविडेंड हो गया। नहीं, कोई क्लास ऑफ शेयर में नहीं आएगा, नॉर्मल है, नॉर्मल आपका बढ़ जाएगा। नहीं क्लास नहीं, दिस इज नॉट अ क्लास ऑफ शेयर। हाँ इसके अंदर अगर वो बोले जो ये स्पेसिफिक डिविडेंड है ये नो वोटिंग राइट होगा तो फिर क्लास बन जाएगी। अगर नॉर्मल वो इशू कर रहे हैं तो कोई जो क्लास बनती है किसी फर्क की बिना पर, किसी फर्क, जब कोई किसी ना किसी चीज में कोई फर्क होता है, इन दोनों में फर्क थोड़ी है। जिसके 5 शेयर है उसको 1, इस तरह तो आप कहोगे राइट इशू भी, वो राइट इशू भी इस तरह होता है। हाँ बिल्कुल, जो आप लोग करा होगा आगे 39 में वो भी ऐसी होता है, राइट इशू भी इस तरह होता है, बोनस भी इस तरह होता है। तो फिर वो सारी क्लासेस है, नहीं ऐसा नहीं होता, सही है। तो क्या कह रहा है, इशू ऑफ शेयर्स, समझ गया स्पेसिफिक डिविडेंड, समझ गया बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे भी समझ गए स्पेसिफिक डिविडेंड क्या होता है। चलें, स्पेसिफिक डिविडेंड समझ गया, वेरी गुड। अब देखिए वो कह रहा है कि वेयर द सिक्योरिटीज आर ऑफ, सॉरी, इशू ऑफ शेयर्स ऑफ अ सब्सिडरी बाय अ सब्सिडरी, नहीं सब्सिडी के शेयर इशू कर रहे हैं किसको, टू द मेंबर्स ऑफ अ लिस्टेड होल्डिंग। लिस्टेड को वर्ड को हाईलाइट करो, लिस्टेड होल्डिंग, लिस्टेड नहीं लिखोगे तो तीसरा जवाब जो है आपका पूरा कट जाएगा। लिस्टेड होल्डिंग, जो होल्डिंग कंपनी है उसका लिस्टेड होना जरूरी है। बताओ मुझे बताओ, इससे आज तक सिनेरियो बेस नहीं बनाया, बना सकता है, बताओ शेख साहब ये है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, सही है। ये क्या है, पेरेंट। ये क्या है, इसकी सब्सिडरी। ये क्या है, ये है एबीसी, सॉरी एक्सवाईजी कर देते हैं इसको, जब उसको एबीसी की है। ये है एक्सवाईजी लिमिटेड। बुक का नहीं, मैसेज करो, स्पेसिफिक डिविडेंड इसको दिए जा सकते हैं। पास है ना नंबर टीचर का, क्यों? भैया को बोलो मैसेज करो, टीचर को बोलो टीचर प्लीज किसी बच्चे से, सही है। चलो ये लिस्टेड हो गई, अब मैसेज करो, अब दे सकते हैं। बोला बुक तो किया है। ये सब्सिडरी है, ये पेरेंट है, क्यों? ये तो प्राइवेट हो गई। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लिस्टेड तो है, वो होल्डिंग के लिए है, वो उसके लिए नहीं है। तो कह रहा है जो सब्सिडी के शेयर जो हैं वो लिस्टेड कंपनी के मेंबर्स को आप जो है, लिस्टेड कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी है उसके मेंबर्स को आप
बाय वे ऑफ स्पेसी डिविडेंड या एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर दे सकते हैं, उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। वजह सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड बाय द इशूअर टू किसका मेंबर और एम्प्लॉइज ऑफ द इशूअर एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम अगर कर रहे हैं आप तो उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है, सही है। या मेंबर ऑफ द फैमिलीज ऑफ एनी सच मेंबर और एम्प्लॉइज, या किसी फैमिली मेंबर को किसी मेंबर के दे रहे हैं तो वो भी आपको उसके लिए भी जो है इशू करने की प्रोस्पेक्टस जरूरत नहीं है। अब देखो सारी काम की बात, अगला पूरा पेज जो है सारा हमारा काम का है, ठीक है। हम सेक्शन 80 सेक्शन जो है हम कहां तक, बल्कि अगला पूरा ये पूरा काम का है, आइए इसको पढ़ते हैं। और प्रोस्पेक्टस अप्रूव्ड बाय द कमीशन शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ, मार्क करो इसको कि प्रोस्पेक्टस जो अप्रूव होगा, देखो प्रोस्पेक्टस जब बनता है ना, देखो मुझे मैं मेरी बात सुनो, ये बना, ये सबसे पहले जाएगा PSX के पास, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, समझे, ये सबसे पहले ये अप्रूव करता है, इसके बाद जाता है ये SECP, फिर ये अप्रूव करता है, फिर जाके आप जो है ऑफरिंग कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रोस्पेक्टस अप्रूव्ड बाय द कमीशन शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच अप्रूवल, इसके अप्रूवल से, इसके नहीं, सही है। तो वो कह रहा है 60 दिन तक ये वैलिड रहेगा। इसका क्या मतलब, वो 60 दिन तक वैलिड रहेगा, मुझे तो बताएगा। ऑफर ओपन रहेगी, आप 60 दिन तक जितने प्रोस्पेक्टस ऑफर कर सकते हो, प्रोस्पेक्टस ऑफर कर सकते हो, मतलब प्रोस्पेक्टस आप अखबार में डालो ना, तो 60 दिन तक आप वो ऑफर रिसीव कर सकते हो, वो प्रोस्पेक्टस वैलिड रहेगा। वेरी गुड, लेकिन तो जुमला गलत हो गया। 60 दिन के अंदर आपको पब्लिक सब्सक्रिप्शन सारा साइकिल जो है उसको पूरा करवाना है, सही है, ये था इसका करेक्ट आंसर। आप बोलना सही चाह रहे थे लेकिन अल्फाज सही मिले। However, the time period of 60 days may be extended by the commission by reason to be recorded in adding के 60 दिन से ऊपर भी उसको अगर कोई रोना धोना डाले तो उसको दे सकता है। In case of shelf registration, approval of a longer period then 60 days may be approved by the commission। shelf prospectus में वो कह रहा है कि 60 दिन से ऊपर कभी वो दे सकता है। हो सकता है आप वो जो मल्टीपल ऑफरिंग कर रहे हैं 3 महीने 4 महीने तक करेंगे तो आप उसको बोलेंगे मुझे 120 दिन तक का टाइम दे दो, तो वो जो है उसमें फिर वो जो है ज्यादा टाइम भी दे सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आप जो है शेल्फ प्रोस्पेक्टस में कह रहे हैं कि मैं 4 महीने तक होल्ड पूरा इशू करूंगा, मुस्तफा 1 महीने में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, यहाँ 25% करूंगा, यहाँ 25% करूंगा, यहाँ 25% करूंगा, यहाँ 25% करूंगा, अब टोटल बन जाते हैं 120 दिन। अब वो सब अब आपने रिक्वेस्ट करी, हो सकता है वो आपको 120 दिन के लिए भी दे दे। अब लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये दूसरे महीने में आके आपने किया तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा आपको, सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस देना होगा। शेल्फ प्रोस्पेक्टस तो ये पूरा है, ये उसी के अंदर ही सारी डिटेल आएंगे, लेकिन जब यहाँ पहुंचेंगे तो आपको वेरी गुड सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस आपको देना पड़ेगा, वेरी गुड। आइए ये पढ़ते हैं सेक्शन 88, इसके बाद नमाज का ब्रेक कर लेंगे हम लोग। ये सेक्शन सबसे ज्यादा अहम है, सही है। वैसे ऐसा करते हैं 1991 पढ़ते हैं, ये इंडिपेंडेंटली नमाज के बाद पढ़ते हैं। 1991 92 पढ़ के नमाज करते हैं। एक्सपर्ट टू बी इंडिपेंडेंट, ठंडी हो जाएगी जब तक, नहीं फिर मिला रखता हूँ थोड़ा ये अच्छी बनाते हैं वैसे ये। हाँ एक्सपर्ट क्या तो सही है चल। एक्सपर्ट टू बी इंडिपेंडेंट, देखो अभी को देखो ये एक अच्छा सेक्शन है, रटने को तो बंदा वैसे ही रट के चले आता है, लेकिन एक समझने वाली चीज है इसके अंदर, इंटरेस्टिंग है। देखो जब आपका प्रोस्पेक्टस बनता है ना तो बहुत सारी चीजें ना आप खुद नहीं करते, आप किसी से करवाते हैं। जैसे आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, अब लैंड एंड बिल्डिंग आपके बुक वैल्यू पे आ रही थी, अब आप जो है कंपनी बने हुए 15 साल हो गए, आपने कहा रिवैल्यूएशन कराते हैं। अब रिवैल्यूएशन खुद तो नहीं करते, आप किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, तो वो जो है अब वो क्या करता है आपके अमाउंट में आपको जो रिवैल्यूएशन गेन जो आप है ना इक्विटी और उसके बीच में रखते हैं, तो वो जो है वो आपको जो है रिवैल्यूएशन अमाउंट, फॉर एग्जांपल ये केएनएस है, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू लिखी हुई थी 10 करोड़, सही है, ये 6 साल पुरानी वैल्यू, एक मिसाल देता हूँ, आज ही हो गया 25 करोड़ का, तो आप क्या रिवैल्यू को बुलाएंगे, वो पूरा आपको रिवैल्यू करके इसको देगा, बोलेगा आज इसकी वैल्यू 25 करोड़ है, तो ये बीच का क्या हो गया, ये 15 मिलियन क्या हो गया आपका रिवैल्यूएशन गेन हो गया, सही है। तो वो अब जो है ना इस तरह का कोई और भी एक्सपर्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक और बात, आपने जो ब्रेकअप करवाया था, सही है, कॉस्ट का, कि भाई जो मैंने जो अमाउंट है उसका ब्रेकअप ही है, अभी ब्रेकअप भी आपने इसमें सिविल इंजीनियर्स भी शामिल किए होंगे, कि आपने इसमें अकाउंटेंट भी शामिल किया होगा, सकता है आपने कोई ऑडिट फर्म भी शामिल किया हो, इसमें आप अकाउंट्स का ओपिनियन ले रहे हो उनसे, तो ये सारी चीजें जो है आपने
जो है ये इसमें वो आपको ब्रेकअप में हो सकता है आपने इसमें लोगों को शामिल किया हो। तो वो कह रहा है देखो जो आप इंडिपेंडेंट जो आप एक्सपर्ट को शामिल कर रहे हो ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्या लॉजिक समझ में आती है तुम्हारे? सर कि अब हर चीज का अपना अलग कंटेंट का अलग अब बिना कंटेंट इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए? सिंपल सी बात है शेख साहब, बस कर दो, पता नहीं कौन सी कहानी घूम सुनाते हो तुम। नहीं इतना डिटेल में आने की जरूरत नहीं है, 100 नंबर है और 180 मिनट है। इतनी डिटेल में जाओगे तो 50-55 के पेपर करके आओगे। सही है, तो क्या कह रहा है एक्सपर्ट जो है वो आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि बाइस ओपिनियन ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको बोला यार 25 नहीं इसको ऐसा कर दो 40 कर दे, सही है। अभी क्या हुआ 40 की बजाय 40 कर दी तो सारे बैलेंस शीट आपकी और ऊपर चलेगी, आपका एसेट साइड भी हैवी हो गया, आपकी जो है इक्विटी साइड भी हैवी हो गया, रेवल्यूशन इतना बड़ा आ गया। तो वो कह रहा भाई भैया फॉर एग्जाम्पल सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने जो ब्रेकअप में भंड मार दिया, सही है, जानबूझ के ऐसे एस्टिमेट दे जिससे पब्लिक मिसलीड हो। तो वो कह रहा है जो एक्सपर्ट है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आइए इसको पढ़ते हैं। अ प्रोस्पेक्टस शैल नॉट कंटेन अ स्टेटमेंट purporting to be made by an expert unless the expert is a person who is not, अब इंडिपेंडेंट को डिफाइन कर रहा है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, who is not and has not been engaged or interested in the formation or promotion or in the management of the company। वहां पे नोट्स नहीं है, नोट्स दे दो ना इस बच्चे को, मेरे पास एक्स्ट्रा कॉपी पड़ी है। जी चैप्टर 4 चल रहा है, सही है। वो क्या कह रहा है भाई आपका जो आपका कोई भी ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता जिसमें जो है इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट का क्या हो ओपिनियन हो, और वो एक्सपर्ट जो है आपका क्या हो इंडिपेंडेंट हो नहीं, वो एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट हो नहीं, हु इज नॉट, जो क्या आपका जो है आप उस एक्सपर्ट का ओपिनियन डाल सकते हैं जो कि कंपनी से क्या हो एसोसिएटेड आपका ना हो। किस चीज में, कि इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रमोशन और इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ, प्रमोशन का क्या मतलब हुआ, कंपनी बनने के टाइम पे इन्वॉल्व ना हुआ और उसके बाद भी इन्वॉल्व ना हुआ हो, सही है। एक्सपर्ट इंक्लूड्स बैंकर हो सकता है, सही है, सिक्योरिटी एडवाइजर हो सकता है, इंजीनियर, वैल्यूअर, अकाउंटेंट, लॉयर, एनी अदर पर्सन हुज प्रोफेशन गिव्स अथॉरिटी टू अ स्टेटमेंट मेड बाय हिम, जिसके स्टेटमेंट जो है उसके जो प्रोफेशन है उसमें उसके थ्रू इस तरह होता हो कि वो कोई स्टेटमेंट दे और वो स्टेटमेंट की एक वैल्यू, जैसे लॉयर है, लॉयर की स्टेटमेंट की एक वैल्यू होती है, जज है, जज की स्टेटमेंट की एक वैल्यू होती है, सही है, अकाउंटेंट है उसकी स्टेटमेंट की एक वैल्यू होती है, सही है, समझ गए। एक्सपर्ट टू बी इंडिपेंडेंट। अब पढ़ते हैं उज़ैफा सेक्शन 91 एक्सपर्ट्स कंसेंट ऑफ टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग स्टेटमेंट मेड बाय हिम। अब देखो इस सेक्शन में ये बताएगा, कह रहा देखो तुम एक्सपर्ट का ओपिनियन तो डाल लो, लेकिन तुम उससे जो है इस कंसेंट भी लो कि मैं तुम्हारा ओपिनियन इसके अंदर डाल रहा हूँ और छापूंगा। जब तक वो कंसेंट नहीं देगा आप उसका ओपिनियन जो है प्रोस्पेक्टस के अंदर नहीं डाल सकते। A prospectus that contains a statement made by an expert shall not be issued। क्या कह रहा है, प्रोस्पेक्टस जिसमें जो है स्टेटमेंट हो एक्सपर्ट का वो इशू नहीं हो सकता, ना सर्कुलेट हो सकता, ना पब्लिश हो सकता है, सही है। कब तक, अनलेस द एक्सपर्ट हैज गिवन हिज रिटन कंसेंट टू द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस अलोंग विद हिज स्टेटमेंट। वो लिख के देगा, साइन करेगा, यस आई डू नॉट हैव एनी इशू इन द इशू या पब्लिश ऑफ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग माय स्टेटमेंट, नीचे अपना साइन कर देगा। बी में क्या कह रहे हैं, there appears in the prospectus a statement that the expert has given his consent and has not withdrawn his consent। कह रहा है सिर्फ उससे नहीं लिखवाओ, उससे तो तुम लिखवा के अपने कंपनी का रिकॉर्ड बना लोगे, लेकिन प्रोस्पेक्टस में भी उज़ैफा लिखना है ये कि आप जो है एक्सपर्ट ने अपना जो है कंसेंट दिया है, अपने ओपिनियन पे जो है कंसेंट दिया कि हमें इस कंसेंट के साथ अब इसको छाप दो। हाँ अलग से देगा, उसी को आप छाप सकते हैं, उसी को भी छाप दें, उसका स्कैन करके लगा दें। उसके बाद कह रहा है सेक्शन 92, शेख साहब के जहन में सिर्फ ब्रेक चल रहा है, मुझे पता है अभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 92 है क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस। अब देखो जब जैसे शेख साहब ने प्रोस्पेक्टस बनाया, मजे के उन्होंने 25 को इसको 40 कर दिया ये वर्ड में गए, वर्ड में जाके 25 को 40 कर दिया, लायबिलिटी थी जो 50 मिलियन की थी उसको 10 कर दिया, उन्होंने टाइपो एरर हो गया, तो उन्होंने पहुंचा दिया एसिड को कहीं, रिटर्न एंडिंग कहीं पहुंचा दी, सही है। तो अब शेख साहब का क्या सलूक होगा आइए देखते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है, वो आपको यहाँ बताते हैं क्या सलूक होगा। अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस, ऑफेंस कमिट करेगा हु मेक्स अ मिसलीडिंग, मिसलीडिंग मतलब कि आपने बोला उसको
कि भाई देखो यार, तुमने मुझे ऐसी इवैल्यूएशन रिपोर्ट बना के देना जिसमें जो है 40 करोड़ की ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, सही है, ताकि मैं वो रिपोर्ट की बेस पे मैं अपने पास इतना रिवैल्यूएशन गेन बुक करूंगा। मुझे पब्लिक को अट्रैक्ट करना है, इन्हें एक्चुअली होता भी ऐसा है। ऐसे अब पप्पू रिकॉर्ड बनाए जाते हैं ना कि आप, क्योंकि कंपनी को पता होता है कि मुझे अगले 2 साल बाद रजिस्टर होना है, तो वो वैसे ही जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक अनलिस्टेड में वो गेम कर चुके होते हैं, सारी मैनिपुलेशन सब कुछ वो ना जितना घुमाना होता है फिराना होता है ऑडिटर को सब करा चुके होते हैं। ऑडिटर पूरा साल जो बैठ के कर रहे हैं वो बहुत तरीके होते हैं। जिस दिन तुम इंडस्ट्री में जाओगे ना तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किस किस तरह से बनाया जाता था ऑडिट में। सही है, सही है, मेक्स अ मिसलीडिंग, इनकरेक्ट, अनट्रू और डिसेप्टिव स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस। डिसेप्टिव स्टेटमेंट मतलब मिसलीडिंग मैंने समझा दिया, इनकरेक्ट क्या हुआ, गलत आपने लिख दिया, सही है, अनट्रू झूठी बात लिख दी। आपने बोला कि ये जो हमने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसके लिए पब्लिक से पैसा ले रहे हैं ये 1 साल में प्रॉफिट कर देगा, वो प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, आउटडेट हो गया, सही है। डिसेप्टिव, डिसीव कर दिया आपने, धोखा दे दिया, सही है। आपने जो है क्या कहते हैं, आपने लिख दिया कि यार ये जो है ना हम लोग यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट बिकेगी, यहाँ प्रोडक्ट में ये खास बात है, वो आपकी प्रोडक्ट की लुंडा की निकली। सर यहाँ पर हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि बंदे ने शायद एरर क्या फ्रॉड किया, तो उसका ऑडिट अलग होगा क्या? ऑडिट क्या मतलब होता है ना कि या तो एरर्स होते हैं तो फ्रॉड नहीं, और देखो एरर होता है, फ्रॉड होता है थोड़ी। आप इसके पीछे अब ये सिर्फ टाइप एरर थोड़ी होता है, इसके पीछे आपके पास पूरी वैल्यूएशन रिपोर्ट होगी। 25 करोड़ है, 52 करोड़ लिख दिया बंदे ने, 52 करोड़ लिख दिया तो ऑडिटर क्या सो रहा था? टाई कैसे हो गया? टाई कैसे हो गया? हाँ देखो एक टाइपो एरर, देखो अगेन वही बात है, इसको जो है अगर जनरल पब्लिक में किसी ने केस कर दिया तो कोर्ट फैसला करेगा। देखो एरर भी आपके एसएमआर में क्यों नहीं हुआ, डायरेक्ट 25 को 52 कैसे कर दिया आपने, तो वही कोर्ट फैसला करेगी। आप कुछ पूछ रहे थे? सर वही मैं कह रहा हूँ कि वो तो काफी सारे वैल्यूएशन के बाद प्रोस्पेक्टस लिखे हैं, तो कोर्ट भी यही कहेगा कि इतने बदलों में नहीं देगा। वही तो कंपनी खुद बनाती है, फिर जो ब्रोकरेज हाउस नहीं, कंपनी बनाता है ब्रोकरेज हाउस है, कंपनी से इन्फॉर्मेशन लेती है, ब्रोकरेज हाउस बनाते हैं ये केडी वाले ना, आरिफ हबीब वगैरह वाले, ये लोग बनाते हैं, तो ये लोग करते हैं, ये लोग बनाते हैं कंपनी से इन्फॉर्मेशन लेके पूरे रिव्यू करके देते हैं। फिर इसके बाद आपका ऑडिटर इसको देखता है, फिर इसके आपका पीएसएक्स देखता है, फिर इसके आपका एसईसीबी देखता है। इस तरह के टाइप वायर तो लाना था सब पे, इतने हाथों से गुजरा और ये टाइप वायर ही नहीं पकड़ा गया था। फ्रॉड तो बहुत, और क्या कह रहे हैं इंग्लिश वाला, और ओमिट्स इंफॉर्मेशन। ओमिशन का क्या मतलब होता है उजैफा? हटा दी तो सही बात है, तो उर्दू तर्जुमा हो गया क्या? इंटेंशनल एक्सक्लूजन, या यूं कहो कि इंफॉर्मेशन व्हिच हैड टू बी इंक्लूडेड हैज नॉट बीन इंक्लूडेड। फॉर एग्जांपल आपके जो है फैक्ट्री में एक जगह आग लग गई, आपने बताया नहीं, छुपा दी, आप बोलो यार ये तो मैं लिखना भूल गया, नहीं ये ओमिशन है, ये एरर नहीं है, ओमिट कर दिया आपने। दिस इंफॉर्मेशन हैड टू बी इंक्लूडेड, बट आपने क्या किया, आपने इसको इंक्लूड नहीं किया, कि इससे आपका जो है, आप बोलो यार मैंने तो गलत तो नहीं लिखा, कुछ भी गलत नहीं लिखा, नहीं आपको लिखना चाहिए था ये। omits information or a statement from a prospectus that this act or any rule or regulation requires to be included in the prospectus। कह रहा कोई ऐसी चीज जो आपको लिखनी चाहिए थी और इस एक्ट के तहत, सिक्योरिटीज एक्ट के तहत, प्रोस्पेक्टस और ये लॉ के तहत आपने नहीं लिखी। क्योंकि सिक्योरिटीज एक्ट ना आपको बहुत डिटेल में बताता है कि आप क्या क्या प्रोस्पेक्टस के अंदर मिनिमम इन्फॉर्मेशन में बताता है कि आपको जो देनी है। प्रोस्पेक्टस को 100-125 पेज के बनते हैं, बहुत बड़े होते हैं प्रोस्पेक्टस। कभी अब्बू से पूछना, कोई लेटेस्ट कंपनी आई हो तो उसमें पढ़ा हुआ होगा, क्या नाम है, वेबसाइट पे पड़ा होता है। कोई भी प्रोस्पेक्टस अभी आएगी, अगर इसी दरमियान हमारे कोर्स के दरमियान कोई कंपनी अगर आ गई नहीं तो मैं दिखाऊंगा प्रोस्पेक्टस किस तरह का होता है। फिर कह रहा है सेक्शन 93 शेखरा पे, कंपनसेशन फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। आसान सी बातें बस ये कर लेते हैं, आखिरी सेक्शन है। एवरी ऑफिसर इशूअर डायरेक्टर ऑफ एन ऑफरर, सही है, और इशूअर डायरेक्टर या तो खुद ऑफरर या इशूअर या उसका बंदा, मतलब क्या डायरेक्टर, सही है, क्या करे, और एनी पर्सन हु हैज साइंड द प्रोस्पेक्टस, जिसने भी साइन किया, और शाल बी लायबल टू पे कंपनसेशन टू एनी पर्सन हु अक्वायर्स एनी ऑफ द सिक्योरिटीज, जिसने आप उसको जो चूरन लगाया उसमें जो है भरोसा करके उसने जो भी उसने शेयर्स खरीदे, जितना भी उसका नुकसान हुआ उसको कौन पे करेगा, ये सारे बंदे जितने आ रहे हैं, सही है। हु अक्वायर्स एनी ऑफ द सिक्योरिटीज इन रिलायंस अपॉन द प्रोस्पेक्टस टू व्हिच द प्रोस्पेक्टस रिलेट्स एंड सफर लॉस इन रिस्पेक्ट टू देम as a result of any incorrect, untrue, misleading statement in the prospectus or the omission from it of any matter required to be included under Securities Act 2015। सिंपल सी बात इसके अंदर ये कह रहा है कि हर वो इशूअर, ऑफरर, डायरेक्टर ऑफ द इशूअर, ऑफरर, और जिसने साइन किया प्रोस्पेक्टस, एक सेकंड,
वो सारे लोग जिम्मेदार होंगे कि और कंपनसेट करेंगे किनको, उन लोगों को जिन्होंने उस आपकी गलत इंफॉर्मेशन पे भरोसा करके आपने जो चीज आपने कोई ओमिशन करी है उस पर भरोसा करके इन्वेस्ट कर दिया और उनको लॉस हुआ है, ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे। सेक्शन 57 कर लेते हैं, फिर नमाज पढ़ लेते हैं। एक सेक्शन 39। अच्छा ये बात कंपनी लॉ का सेक्शन है। अभी तक जितना भी हम पढ़ के आ रहे थे कंपनी लॉ नहीं था, ये सिक्योरिटीज एक्ट था। कंपनी लॉ का ये एक सेक्शन है, ये कंपनी एक्ट का। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन अनलेस इट हैज बीन साइंड बाय एवरी पर्सन हु इज नेम्ड देयरइन एज अ डायरेक्टर और प्रपोज्ड डायरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोस्पेक्टस है आपका, उसका हर डायरेक्टर ने साइन करना है। सही है। या कोई ऐसा बंदा जो डायरेक्टर भी नहीं बना लेकिन बनने वाला है, क्यों? क्योंकि जब वो प्रोस्पेक्टस आ जाएगा तो वो उस वक्त डायरेक्टर होगा। तो वो कह रहे हैं प्रोपोज डायरेक्टर को भी इसके अंदर साइन करना है। कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता जब तक डायरेक्टर सारे उसके अंदर या प्रपोज डायरेक्टर साइन ना कर दें ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। सही है। लेकिन कनेक्शन टूट गया इसका। हु इज नेम्ड देयरइन एज अ डायरेक्टर और प्रपोज्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑन एंड बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। जो या तो वो डायरेक्टर हो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, या बिफोर द डेट नहीं, या प्रपोज डायरेक्टर हो, या तो डायरेक्टर हो या प्रपोज डायरेक्टर हो। एंड अ कॉपी देयरऑफ हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को आप इसको ही कॉपी एक दे। आप लोग जाए नमाज पढ़ने। आवाज आ रही है बेटा? चलें नमाज ब्रेक करते हैं हम, 10 मिनट का करते हैं, ज़्यादा नहीं। आज खत्म करना है इसको भी और चैप्टर 5 को खत्म कर देंगे आज। नहीं शुरू नहीं, क्या हो गया? अरे मेरे दोस्त के भाई का वलीमा है, मेरी कजिन का वलीमा, फर्स्ट कजिन तेरी बहन का। अभी आज दोस्त के भाई का वलीमा है। तभी बोल रहा हूँ भाने बोलेंगे सर आप लंबी क्लास रखो इन दिनों में। सही बिस्मिल्लाह, मैं आपको ट्रीट भी दूंगा। पास हो जाओ सब बोलते हैं पहले भी इनके 4 पेपर सर बस पेपर एक दफा मैं ऐसा नहीं हूँ, पास होने के बाद सब भागते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं। उस दिन एफआईआर 2 में शर्ट आ रहा था, मैं ब्रेक क्लास में ट्रीट कराई थी मैंने। हां सर बीच में हो गया था रिकॉर्डिंग कोई रीस्टार्ट हुआ ही जब भी आपको बुलाया पिछले ना बीच में एफआईआर 2 में शर्ट आ रहा था मैं क्लास में, ब्रेक क्लास में ट्रीट कराई थी मैंने। रिकॉर्डिंग पे आ गया ना? सही है, पॉज हो गई, आ गई पॉज रिकॉर्डिंग। सही है। चलें जी, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा सा इसमें से अपना जो है अटेंशन बढ़ा दें। सेक्शन 8 अब इसमें बताया गया कि कब आपने प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करना है, कब से कब तक वो जो है पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेगा, कब से कब तक आपकी वेबसाइट पर रहेगा, ये सारी चीजें इसमें बता देता है। 2 चीजें देखें हम इसमें याद रखें। एक होता है डेट ऑफ पब्लिकेशन, एक है डेट ऑफ पब्लिकेशन, कंफ्यूज नहीं होना। एक है डेट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन, सही है, एक है डेट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। हुज़ैफा इसमें फर्क ये है कि ये पब्लिकेशन मतलब जिस दिन आपने छापा है उसको, सही है, और ये वो है पब्लिक सब्सक्रिप्शन मतलब कि जिस दिन आपने पब्लिक को इनवाइट किया कि आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, सही है, ये वो डेट्स हैं। सही है। PSX में हमारे जो शेयर्स है वो इस डेट पे पब्लिश होंगे, मतलब नहीं PSX तो देखो अलग है। देखो PSX पे तो वो बाद में ट्रेड होंगे, पहले तो आप जो है पैसा पब्लिक को बोलते हो कि दो, पब्लिक पैसा देती है, आप उनको डेट्स प्रिस्क्राइब कर देते हो, इन डेट्स पे आप जो है पब्लिक पैसा देती है। फिर क्या होता है, फिर आप जो है उसमें से बताते हो कौन सक्सेसफुल है कौन अनसक्सेसफुल है, सही है। फिर जो है उसके बाद जो है आप उनको अलॉटमेंट करते हो शेयर्स की।
बेसिकली यही ना कि डेट ऑफ पब्लिकेशन पे आप टाइम देते हो सब्सक्रिप्शन के लिए, उनको पैसे जमा करने हाँ हाँ, इस तरह ना। ऐसी ही। इसके बाद फिर आप बताओगे कौन सक्सेसफुल है कौन अनसक्सेसफुल है, इसके बाद फिर आप जो है उनको अलॉटमेंट करोगे। बोलो। ओरिजिनल अलॉटीज डायरेक्ट कंपनी के इनविटेशन के थ्रू बनते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं के शेयर्स पीएसएक्स पे ट्रेड के लिए जाते हैं। पीएसएक्स तो बस एक फोरम है जिसपे ट्रेड की जा, जो भी लिस्टेड कंपनी का मेंबर होगा सबके शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने भी बोला ना कि हमने मेंबर्स को इनवाइट किया, जनरल पब्लिक को इनवाइट किया पैसे लगाने के लिए, अब उन्होंने पैसे भी लगा दिए और शेयर्स की अलॉटमेंट भी हो गई, फिर उसके बाद वो शेयर्स पीएसएक्स पे वो उसमें होता है ना, गोंग सेरेमनी होती है, घंटा बजता है, गोंग सेरेमनी होती है बाकायदा। सही है, वो जिस दिन ही होती है, जिसमें जब पहले ये होगा, इसके बाद जो अलॉटमेंट होगी, अलॉटमेंट के बाद वो बता देगा भाई इस दिन ट्रेड हो रहे हैं। सही है, तो जिस दिन ट्रेडिंग का दिन होता है उस दिन एक घंटा होता है पीएसएक्स में, वो टन करके बजेगा। सही है, कंपनी का सीईओ और पीएसएक्स का एमडी दोनों बजाएंगे उसको, उस दिन से ट्रेड स्टार्ट हो जाती है। अब आइए, सही है, ये दोनों चीजें समझ ली। डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या होता है, जिस दिन पब्लिश हो रहा है प्रोस्पेक्टस, डेट ऑफ ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जिस दिन पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं। ये दोनों का इसमें बार बार जिक्र आता रहेगा। आइए इसको समझते हैं, कोशिश करते हैं इसको समझने की। नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट एंड पब्लिश प्रोस्पेक्टस या शेल्फ प्रोस्पेक्टस या सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस अनलेस इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कमीशन। पढ़ के आ चुके हैं कि कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता या शेल्फ प्रोस्पेक्टस या सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस जब तक कमीशन से अप्रूव ना हो। The issuer or offerer shall submit a copy of the prospectus to the commission for approval at least 21 days before the proposed date of publication of prospectus. मिसाल के तौर पे अगर आपका प्रोस्पेक्टस हो रहा है, पब्लिश हो रहा है आपका प्रोस्पेक्टस 21 जनवरी, तो आपको कब देना होगा एससीसीपी को अप्रूवल के लिए? 1 जनवरी। सही है, सही है। फॉर एससीसीपी अप्रूवल आपको कब देना होगा? 1 जनवरी को। ये उससे पहले ऑब्वियसली, ऑन और बिफोर है ना। सही है, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर। क्लियर हो गया यहां तक? सही हो, क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं where a public offer of securities is to be made in Pakistan, the issuer or offerer shall publish the prospectus in full text or in abridged form, at least in one Urdu and one in English newspaper. देखो प्रोस्पेक्टस एवरेज कहते हैं समरी को। सही है, देखो प्रोस्पेक्टस होता है 120 पेजेस का, अखबार खुद होता है 10 पेजेस का। हाउ इज इट पॉसिबल कि 10 पेजेस के अखबार में 120 पेजेस का प्रोस्पेक्टस छाप दें? इज इट पॉसिबल? मतलब अखबार की न्यूज ढूंढता रहेगा अगर प्रोस्पेक्टस छप गया उसके अंदर, क्योंकि न्यूज क्या है तो पूरा प्रोस्पेक्टस ही है, 120 पेजेस का होता है। तो होता ये कि 1 पेज समरी बनाई जाती है, उसको जो है आप जो है अखबार में हर खास व आम के लिए छाप देते हैं। सही है, 1 पेज समरी में एक बहुत लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन आती है कि भाई इतना पैसा हम उठा रहे हैं, यहाँ लगाएंगे, तो उसका सकता है छोटा सा, उसको इतना माइक्रो कर देते हैं वो, बस के मतलब जिसकी हल्की सी भी आंखें कमजोर है ना वो नहीं पढ़ सकता, इतना माइक्रो कर देते हैं वो। अखबार की कुछ इतना तकरीबन कोई हाफ अखबार पे वो दे देते हैं इश्तिहार इतना। सही है, और वो जो है उसको माइक्रो करके दे देते हैं और उसके अंदर कोई लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन आती तो नहीं, लिमिटेड इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये हो। सही है, पूरा प्रोस्पेक्टस है, एससीसीपी ने उस पर रिक्वायरमेंट लगाई है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर ये होना चाहिए, अब्रिज के अंदर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगाई है। क्योंकि यार जाहिर सी बात है क्या क्या रिक्वायरमेंट लगाएंगे उसके अंदर, कंपनी खुद भी समझदार है ना, कंपनी अगर भंड मार भी एवरेज में तो प्रोस्पेक्टस तो दे रही है ना, जाओ जाके पढ़ो। वो कहता है शुरू कह रहा है, किसी को कह रहा है कि जब तुम पैसा लगा रहे हो तो करो ना स्टडी उस पर, अब्रिज से नहीं लगा, पूरे डिटेल पढ़ो, जाओ 120 की किताब पढ़ो पेजेस की। सही है, दोबारा पढ़ते हैं। मेरा पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी इज टू बी मेड इन पाकिस्तान, द इश्यूर ऑफर शैल पब्लिश द प्रोस्पेक्टस इन फुल टेक्स्ट। ये तो फुल टेक्स्ट में कर दे, जो कि इम्पॉसिबल है, एवरेज फॉर्म में कर दे, एटलीस्ट इन 1 इंग्लिश एंड 1 उर्दू न्यूज़पेपर। आवाज आ रही है ना मेरी? सही है, एक इंग्लिश और एक उर्दू न्यूज़पेपर में करेगा। डेली न्यूज़पेपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा जो इंटीरियर सिंध में कहीं चला लड़का ना मैं टंडो वाला यार वो भी महीने में एक दिन आता है, ऐसा नहीं। सही है, इट शैल नॉट बी पब्लिश इन द न्यूज़पेपर लेस देन 7 days और मोर देन 30 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। इसको यूं कर दो, एटलीस्ट 7 days इन एडवांस बट नॉट मोर देन 30 days। इसकी आसान अंग्रेजी में बता रहा हूँ, वरना यूं ये बार बार तुम 15 दिन बाद भी मुझसे ही पूछोगे कि इसका क्या मतलब। इसको कन्वर्ट कर दो, इसको लिख दो एटलीस्ट 7 days इन एडवांस बट नॉट मोर देन 30 days।
ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिख लें एटलीस्ट। ये जो मैंने लिखा है ये 7 और 30 वाली बड़ी मुश्किल जबान लिखी है लॉ ने, आप इसमें लिखे एटलीस्ट 7 days इन एडवांस बट नॉट मोर देन 30 days। लिख लिया? लिखे इसके अंदर एटलीस्ट 7 days इन एडवांस बट नॉट मोर देन 30 days। आइए इसको अब दोबारा पढ़ते हैं। सही है? इट शैल नॉट बी पब्लिश इन द न्यूज़पेपर at least 7 days in advance but not more than 30 days before the commencement of the public subscription। publication नहीं कह रहा, public subscription। अब मिसाल के तौर पे अभी के ऐसी टेंटेटिव सी डेट डाल रहा हूं, अगर इसकी डेट है 28 फरवरी, ये क्या है? डेट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन, डेट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो मुस्तफा मुझे बताओ कि ये काम कब तक होना चाहिए? पब्लिकेशन 5 जनवरी। बल्कि छोड़ो ना, मुझे इससे बताओ ना, अगर ये पब्लिकेशन डेट है, चलो बल्कि इससे सिंपल रखो, इससे मुझे बताओ। डेट ऑफ पब्लिकेशन है ना, ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ ना। हुज़ैफा तुम बताओ 21 तक ये हो जाना चाहिए। कब से कब तक? मुझे डेट का ब्रैकेट बताओ। डेट का ब्रैकेट ये होगा आई गेस अराउंड 29 जनवरी। 29 जनवरी से लेके 21 फेब। सही है, हम इसको लिख लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया इसने। कितना फेब तक? 21 फेब। 28 एटलीस्ट क्या कह रहा है? एटलीस्ट 7 days इन एडवांस। लेकिन 30 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। 30 days से ज्यादा नहीं चाहिए। अब देखो सिंपल तरीका है, 7 days पीछे चले जाओ, कितना हो गया ये? 21। 30 days पीछे चले जाओ, ये क्या गया? फेब। 30 days पीछे चले जाओ, यहाँ से क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे ये बन रहा है 30 जनवरी, मेरे ख्याल से यही बनेगा। 2 यहाँ के हो गए, 28 यहाँ के हो गए। हाँ सही है, ये बन गया। लेकिन ये 29 बनेगा, 29 बनेगा। सही है? क्या कह रहा है? 29 जनवरी से लेके जो है 21 फरवरी जो है इसका क्या होगा? कैपिंग होगी। सही है? आइए इसको अब दोबारा पढ़ते हैं एकदम, ताकि अब दोबारा पढ़ते हैं। मेरा पब्लिक ऑफ नहीं, इट शैल नॉट बी पब्लिश। क्या नॉट बी पब्लिश? क्या चीज की बात हो रही है यहाँ पे? प्रोस्पेक्टस की। कहाँ पे? इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर में। ये जो होगा, जो कितने? एटलीस्ट 7 days इन एडवांस बट नॉट मोर देन 30 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। इस हिसाब से मुझे बताओ क्या ये डेट सही है? नहीं सर, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है ना? सही। इसको चेंज करना पड़ेगा। यस सर। अच्छा चलो इसको चेंज नहीं करते हैं, इसमें चेंज बता दो मुझे क्या करना पड़ेगा। इस 7 दिन पहले देंगे इसको। हाँ? इसको कर देंगे हम। 28 जनवरी करते हैं। 28 जनवरी इसको, चलो 28 जनवरी कर देते हैं। तो उसको 21 फरवरी। एक सेकंड शाइक साहब, मुझे बताओ जो इसने कहा है क्या ये सही है गलत है? एटलीस्ट 7 डेज इन एडवांस। सही है। हाँ एक सेकंड ना, तुम बताओ क्या ये, अब ये डेट वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, इस मुझे जो इतना लिखा है इस पे बताओ क्या ये सही है या गलत है? गलत है। कैसे गलत है? सर उसको 21 फरवरी करेंगे 28 दिन को। हाँ आपने तो बताया ना पे 7 days एडवांस बट नॉट 30 days। हाँ, तो वो जनवरी तक जाएगा ना, किसी तक चले जाएगा ना फिर। ये 28 जनवरी है तो ये क्या 21? हाँ 21 जनवरी। ये 28 जनवरी, क्या ये सही है? अच्छा ये क्या है? हाँ। फिर ठीक है। सही है ना? हाँ, फिर ठीक है। हाँ लेकिन इसमें क्या होता है फरवरी में? फरवरी में कहीं भी ले जाए चलेगा ना, मैं कह रहा हूँ। एटलीस्ट 7 days। लेकिन नहीं इस डेट के लिए ठीक है। सही है, इस डेट के लिए आप इसको 10 फरवरी भी ले जा सकते हैं, 28 फरवरी तक। 28 फरवरी तक इसमें जा सकते हैं। कुछ पल्ले पढ़ लिए हुज़ैफा? सही जवाब दिया था आपने भी, आप दोनों ने सही कहा था। शेख साहब ने थोड़ा टाइम लगा के बोला, लेकिन उनमें लगा था कि नहीं उनमें नहीं, जब मैंने मिठाई आपके लिए, मैंने सिर्फ आपके लिए ही मिठाई थी वो, कि मुझे पता था आप कंफ्यूज हो रहे हैं आप जनवरी फरवरी में। सही है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? रिपीट करते हैं। प्रोस्पेक्टस जो है, जो एससीसीबी अप्रूव करेगा, कितने दिनों तक वैलिड रहता है? 60 डेज के अंदर। हुज़ैफा 60 डेज के अंदर रहता है, 60 डेज के लिए रहता है। सही है? इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो है आप अप्रूवल के लिए एससीसीबी को कब देंगे? एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। सही है? और पब्लिश कब कर, पब्लिश किस किस में करेंगे? वन एटलीस्ट इन वन उर्दू एंड वन इंग्लिश न्यूज़पेपर। और जो पब्लिकेशन करेंगे वो क्या, उसका क्या कैपिंग होनी चाहिए? सही है? एटलीस्ट 7 days इन एडवांस बट नॉट मोर देन 30 days बिफोर द डेट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। 60 days आपने किसका बताया? अप्रूवल जो होता है प्रोस्पेक्टस का वो 60 डेज तक वैलिड रहता है, एससीसीबी जो अप्रूव करता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़िए।
स्लो स्लो चल रहे, देखो सेक्शन जो है टेक्निकल है, स्लो चल रहे। जो सेक्शन हल्का होता है वो हम उसको तेज भी पढ़ लेते हैं। पूछो। 60 डेज वाला अक्टूबर तक सर्कल जाता है उनमें उसी सब, हाँ सब उसी में होना है। हाँ उसी 60 दिन में कुछ अपडेट करना चाहिए प्रोस्पेक्टस। नहीं नहीं, उस 60 दिन में कोई अपडेट, कोई पागल ही कंपनी अपडेट करेगी? कोई भी नहीं करेगा। फिर दोबारा जाएगा, फिर दोबारा बनाएगी, शेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाएगी या सप्लीमेंट बनाएगी। 60 दिन की कोई असर नहीं, 60 दिन का अप्रूवल का नहीं रखा, अप्रूव करेगा कमीशन, उसके बाद सारे काम भी तो करने। 60 दिन के अंदर हाँ ना, ये वही चीज है ना, जितना नेम रिजर्व होता है 60 दिन, जो 60 दिन तक नेम रिजर्व होता है। वो क्या कहा था मैंने, नेम रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है? उसके बाद मेमोरेंडम बनाओ, आर्टिकल बनाओ, जाके उसको दो कमीशन को, रजिस्ट्रार को दो, फिर वो अप्रूव करेगा, अप्रूव करके तुम्हें क्या देगा? सीओआई देगा। तो ये सेम तो चीज है, 60 दिन का जो तुम्हें टाइम दे रहा है, 60 दिन में तुम ये सारे काम करोगे ना। 60 दिन के अंदर तुम्हें पैसा आ जाना चाहिए। हाँ, ये सारे काम होने चाहिए 60 दिन के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बातें आसान है, अब इतनी मुश्किल नहीं है। सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द प्रोस्पेक्टस शैल बी मेड अवेलेबल बाय द इशूअर फ्री ऑफ चार्ज। आपको दे फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, यहां से लेके फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, यहां से लेके कब तक? क्लोज ऑफ द सब्सक्रिप्शन। वो कह रहा है कि आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसकी कॉपियां रखेंगे, बांटेंगे, यहां से लेके यहां तक। सही है। वैसे अब तो कॉपियां इतनी नहीं निकलती हैं, पहले जमाने में स्टॉक एक्सचेंज में पड़ी रहती थी कॉपियां ना, बैंकों में पड़ी हुई, यहाँ पड़ी हुई, बहुत पब्लिकेशन होती थी। अब तो सब सॉफ्ट में होता है। नीचे वाली बात सॉफ्ट की भी आ रही है नहीं, बल्कि हाँ ये रह गया ना, कहाँ पे? टिल द क्लोज ऑफ द सब्सक्रिप्शन एट द, कहाँ पे होनी चाहिए मल्टीपल कॉपी? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द इशूअर। सही है। अब रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द इशूअर, अच्छा, विद ऑल द सिक्योरिटी एक्सचेंजेस ऑफ द कंट्री। सिर्फ पीएसएक्स नहीं, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज भी है आपका, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज भी है। सही है। विद ऑल द बैंकर्स टू द इशू। बैंकर टू द इशू वो बैंकर होते हैं जहां पे आप जो है सारा आपकी मर्जी होती है। मैं कंपनी हूं, मैं प्रोस्पेक्टस बना रहा हूं, मेरी मर्जी है, मैं कोई 10 15 20 बैंक सेलेक्ट करता हूं, मैं बोलता हूं मेरे पैसा जो है ना, जो आप कंपनी, मेरे पास जो भी कंपनी में इंटरेस्ट ले रहा है, मेरे साथ जो भी शेयर खरीदना चाह रहा है, वो इन कंपनियों में अपनी एप्लीकेशन मनी जमा कराए। मर्जी आपकी, कोई भी मर्जी, कोई भी आप 15 20 बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। बड़े बैंक तो सारे ही होते हैं, एमसीबी 100% होगा हर प्रोस्पेक्टस में, आपको देखेगा यूबीएल, एचबीएल, एचएमबी बैंक, अल्फला, मीजान, ये सब तो देखेंगी। बाकी किसी की मर्जी सांबा बैंक भी ले ले, तो ये आपकी मर्जी, आपको 15 20 बैंक ले लो, जिनकी सेटिंग होती है। बैंकर भी फोन करके बोलता है यार अब बड़ा डिपॉजिट आ जाएगा हमारे पास, पड़ा रहेगा, कर दो कुछ आसरा हमारा, तो वो जो है फिर आप उसको भी दे देते हैं। आपकी मर्जी, आप 15 बैंक करो, 20 करो, आपकी मर्जी है। वहां पे बैंकर टू द इशू ही होता है, यहाँ पे भी होनी चाहिए सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपी। फिर क्या था? कंसर्न शेयर रजिस्ट्रार, शेयर रजिस्ट्रार के पास भी आपकी होनी चाहिए। फिर आपका कंसर्न बैलेटर, जो बैलेटिंग करवाता है, उसके पास भी होनी चाहिए। द कंसर्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इफ एनी अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपकी कोई, आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग आपकी होती है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज की होती है। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पेज पे जाएंगे, लिखा होगा AA+, AA+ है हमारी, किसी की AA- होती है, किसी की AAA होती है, तो ये सारी रेटिंग्स होती हैं। आपका रिकॉर्ड लेके वो आपको एक की रेटिंग देते हैं, सालाना रेटिंग होती है ये, क्योंकि आप उनको कायदे-ए-आज़म दिखाओ, वो सारी रेटिंग देते हैं आपको। सही है। ये हम क्या पढ़ रहे थे, कंटेक्स्ट क्या था इसका, ए से लेके एफ तक? हुज़ैफा क्या कंटेक्स्ट था इसका? एक सेकंड, जिससे पूछो उसको पता नहीं। हाँ, ये कब से कब तक? क्या बोलते हैं, ये था, यहाँ से देखो ना, यहाँ से देख के बताओ। हाँ वो अप्रूव होने के बाद, नहीं पब्लिश होने के बाद से लेकर, पब्लिश होने से लेके पब्लिक सब्सक्रिप्शन की डेट तक, क्लोज ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। वैसे बेसिकली होता है ये 2-3 डेट्स होती हैं, ये समझे। जैसे 28 से उसने कह दिया 31 जनवरी तक, सही है, 2-3 डेट होती हैं। लेकिन देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो 21 डेज काउंट होंगे, फॉर एग्जांपल एक 28 से लेके 30 तक है इसकी, ये 21 डेज और 7 डेज इन एडवांस बट नॉट मोर देन 30 डेज कहां से काउंट होंगे मुस्तफा? 28 से होंगे, ये 31 से होंगे। कैसे? सर 30 तो एक्सटेंड करने के लिए तो पहले बहुत देना पड़ता ना, कि मुझे से बात करनी पड़ती है। असल तो 28 जनवरी हुई थी ना डिसाइड। नहीं 28 क्या, 28 भी डिसाइड हुई है, 29 भी हुई है, 30 भी हुई है। मुजफ्फर तुम बताओ, 30 से गिनेंगे? 28 से क्यों गिनेंगे? हाँ वेरी गुड, उसमें लिखा हुआ है कि कमेंसमेंट अगली 7 डेज एडवांस बट नॉट मोर देन 30 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट। ये बोले आप, लॉजिक नहीं लगाए, उसने लिखा हुआ है, उसने लिख के दिया हुआ है। देखो
एक तो जहाँ बस जाती हूँ ना मैं, देखना फोन। एक तो ये बेहोश आदमी, किसी को क्लास नहीं दे रहा। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। मुझे भी सुनना है। गाने पढ़ रही होंगी, मुझे बहुत टाइट लगी होगी। ओके इन्वेस्टमेंट लेने पूरे एक टॉपिक है। उसमें डिविडेंड के बाद आवाज आ रही है? इसको लगाएंगे और आवाज आ रही है? अच्छा जी, रिकॉर्डिंग भी आ गया। चलें, कौन सा डिविडेंड को हम स्टार्ट करते हैं। सही है।
अच्छा देखो डिविडेंड जो है यार, मैं वैसे एक बुक अपनी लाया हूँ पुरानी ना, लेकिन वो ये कि यार वो एक तो KNS का नाम नहीं छुपा हुआ, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड इसमें होगा, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। एक बाकी तुम लोगों के पास मोबाइल नहीं चल रहे, नेट नहीं चल रहे, वो टॉपिक ड्रामा नहीं करो। हाँ चलो, ये फोन कौन फोन नहीं लाया, ये नहीं लाया ना, इसको जी बाबू। किताब ही दे देता हूँ। आप लोग खाए, वो मेरी क्लास चल रही है। मैं फुल पिक्चर्स भेज रहे हैं। पढ़ाने की नियत से आया हूँ मैं, कोई टॉपिक ड्रामा नहीं, बुक ही ले आया मैं कहा ये कोई इससे कोई मसला ना हो, इससे अच्छा मैं बुक ही ले आया पूरी। ये लो, ये लो, तुम ये पकड़ लो किताब। हाँ PDF इसका, तुम इसकी तस्वीर खींच के उसको दो ना यार, जाओ तस्वीर खींच लो, दोनों खींच लो ना, दोनों बच्चे तस्वीरें इसकी ले लें। अच्छा खींच लो, खींच लो। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। कैमरा खराब हो गया, फोकस नहीं कर रहा। फोकस तुम नहीं कर रहे, कैमरा तो कर रहा है। बाबा एसी में फोकस कर रहे थे। खींच ली दोनों पेजों की? जब हाँ ना, दो पेज है ना, जल्दी से खींच लो ना यार। ये नोट्स करवा दें आप सरेस्टी के इंस्टीट्यूट के। सर फ्री में बुक देंगे आपको, बताएं। तो बुक तो चाहे नोट्स मिल रहे, उसको स्ट्रगल कर लो, बुक बन जाएगी। ये वाली बुक दो ना हमें सर। यही तो बुक है पूरी। ये लो, तुम खींचो ना तस्वीरें। अभी तुम कुछ नहीं पूछो, तुम भी उल्टा पुल्टा बोल रहे हो बाद में। नहीं नहीं, अभी करते हैं, बाद में करेंगे। ठीक है, मुझे भेजो। नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा? वही तो मसला है। दिखाओ यार मुझे भी। नहीं पढ़ने वाला, इसको थोड़ा ऐसे खोल के, हाँ ऐसे पकड़ना। एंजॉय करो विद कंपनी लो, तुम एंजॉय करो संडे विद कंपनी लो। अच्छा ये लो, बल्कि इससे क्यों ले गया हमें ये लो अच्छा जी, देखो मजा जो तुम्हें फिजिकल में आएगा। अच्छा देखो, आइए अब स्टार्ट करते हैं यार। ये तो इंटरेस्टिंग है डिविडेंड ना, बहुत प्रैक्टिकल है, इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह हो जाएगा ये 40-45 मिनट्स में हो जाएगा, क्लास को ऑफ कर देंगे। सही है, मजा आएगा इसमें। बहुत सारी चीजें हैं देखो, लॉ में ना बोरिंग भी है, लेकिन बहुत सारी चीजें एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग भी है। अकाउंट्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट एक डिविडेंड जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इनकॉर्पोरेशन थोड़ा बहुत है लेकिन बीच में आके बोर हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा फोकस रखना जो है मुश्किल होता है। और जब तुमने पास पेपर करे इनकॉर्पोरेशन के, अच्छा तुमने वो किया है? नहीं सॉरी, तुम तो बैठे हुए थे क्लास में, कहने का मतलब है तुमने कंपेयर किए? हाँ कंपेयर किए बाद में करने के, जो नहीं किए तो उसको करने के बाद तुमने कंपेयर नहीं किया ना तुम, वो तुम मतलब हाँ नहीं यार, मेरी क्लास चल रही है। एक हफ्ता हो गया है, अब कर लो। क्योंकि देखो मैं बताऊं, ये तुम लोगों का मन फिर भी थोड़ा हल्का चलेगा। जनवरी में हर टीचर कोर्स खत्म करा रहा होगा तुम लोगों को, जैसे कहते हैं ना, वो एक मिसाल दिया जाए ना, पानी नहीं पीने नहीं देगा, वो वाली चीज होगी। हर टीचर अपनी पेस पे चलता है। जनवरी सबका लास्ट मंथ होगा कोर्स का, सही है ना? तो ये होता है, ये जेन्युइन है, ये शुरू में बेस बना रहा होता है, वो बच्चों को भी ऑब्जर्व करता है, बच्चा कितने टाइम में समझ रहा है, वो सारी चीजें करता है। लेकिन दिसंबर तक वो तुम्हें थोड़ा सा ढील देगा, उसके बाद तुम्हें ढील नहीं देगा। जनवरी में तुम लोगों को टाइम नहीं मिलेगा जितनी पेंडिंग की चीजें सारी करके रखो। अच्छा जी, आइए, बल्कि इससे क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे उससे पढ़ना है ना। देखें, लेकिन डिविडेंड क्या होते हैं आपके? लेकिन डिविडेंड होते हैं, आप देखो, आप शेयर होल्डर हो, आपने पैसा लगाया उसमें, हुज़ैफा यार आपने कोई यार ट्रस्ट तो नहीं है ना, ये या नॉट फॉर प्रॉफिट तो नहीं है, आपने पैसा लगाया कुछ कमाने के लिए लगाया ना यार। तो अब कंपनी, देखो कंपनी में इस तरह नहीं होता कि आप जो है कल खड़े हो जाओगे यार मुझे इतने पैसे दे दो, यार मुझे इतने दे दो, मुझे इतने। दुकान तो नहीं है ना ये। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जब इसका पैसा प्रॉपर तरीके से आया, क्या तरीका था? 30 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन से आपने पैसे दिए, सही है। 45 दिन के अंदर, टोटल 45 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने कंपनी ने जमा कराया कि भाई देखो हमने सभी कर दिया। फिर उसके बाद आपके जो है शेयर्स अलॉट होते हैं, सही है, प्रॉपर चैनल के थ्रू और प्रॉपर जिसे कहते हैं ना एक फ्लो के थ्रू चीजें हो रही हैं।
अब इसी तरह जब उसके आगे सब डिस्ट्रीब्यूशन जो अर्निंग आपकी होगी वो भी लॉ कहते हैं फ्लो एक प्रॉपर तरीके से होगी। देखो डिविडेंड में आपका देखो डिविडेंड बेसिकली है क्या, डिविडेंड है आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं डिविडेंड को डिफाइन करूं तो डिविडेंड इज जस्ट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो कंपनी की मर्जी होती है कि वो कितना दे डिविडेंड, सही है आपका। अगेन ये ऑर्डिनरी शेयर से हमने डिफरेंस पढ़ा था प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी का, कि प्रेफरेंस में आपको देना ही देना होता है, ऑर्डिनरी में आपको नहीं देना होता है, या देना होता है या आपकी मर्जी पे होता है। अब कंपनी कहती है कि यार हम 10% डिविडेंड देंगे। 10% किसका होता है मुस्तफा? 10% डिविडेंड देंगे, क्या मतलब हुआ इसका? फेस वैल्यू का 10%, फेस वैल्यू का शेयर कैपिटल को दो ओवरऑल शेयर कैपिटल हो जाएगा, लेकिन वैसे 10% ऑफ द फेस वैल्यू का होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए अगर आवाज आ रही है ना, हाँ 10 रुपए अगर फेस वैल्यू है तो आपको 1 रुपए आप उस पर जो है डिविडेंड दे रहे हैं। अगेन कंपनी देखो लॉ कहता है कि देखो जब कमाओ तो बांटो, नहीं कमा रहे तो मत बांटो। ऐसे मेंबर्स के मजे नहीं आ रहे कि इक्विटी खत्म कर करके आप जो है। अब देखो प्रॉफिट देखो होता क्या है, आपका ये पीएनएल है, सही है, आपका ये पीएनएल है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट आया, हुज़ैफा ये प्रॉफिट कहाँ जाता है? अकाउंटिंग पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट ही कहाँ जाता है भैया? बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे प्रॉफिट कहाँ जाता है? कहाँ जाके क्लब होता है? रिटेन अर्निंग में, रिटेन अर्निंग में जाता है, सही है। ये कहाँ गया? ये आपका गया रिटेन अर्निंग में। पॉजिटिव बैलेंस है, रिटेनिंग बढ़ेगी, क्रेडिट होता है रिटेन अर्निंग, सही है, सही है। ये आपका क्या गया? रिटेन अर्निंग में चला गया, जो सही है। अब डिविडेंड, अब ये क्या पॉजिटिव बढ़ गया ये। अब डिविडेंड कहाँ जाता है? डिविडेंड की एंट्री क्या होती है? हाँ डेबिट क्या होता है? रिटेन अर्निंग डेबिट होती है। क्या हो गया राफे, खुदा खौफ करो। डिविडेंड से क्या होता है आपका? रिटेन अर्निंग क्या होती है? अब डिविडेंड आपको कहाँ जा रहा है? डिविडेंड क्या है? इसी में से निकल गया, इसी में से निकल गया ना। वो भी कहाँ गया आपका? वो भी रिटेन अर्निंग में गया, लेकिन ये नेगेटिव जाता है। और ये इसी के अंदर अंदर की अमाउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए कमाया, 10 रुपए बांट दिया, सही है। ये 100 यहाँ जाके ऐड हो गया, सही है, पॉजिटिव हो गया। ये 10 रुपए जो है यहाँ नेगेटिव हो गया, नेट 90 जो है रिटेन अर्निंग में बच गया, सही है। ऐसे ही होता है, सही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा देखो, अब वो कह रहे हैं देखो अगर यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट ही नहीं हुआ, अगर ये नेगेटिव गया है तो तुम कैसे बांट सकते हो? जब साल में कंपनी ने कुछ कमाया ही नहीं, तुम हाउ कैन यू डिस्ट्रीब्यूट? तो लॉ कहता है देखो तुमने ये भी माइनस, यही माइनस, तुम तो रिटेन अर्निंग में से बांट दिया। तुमने रिटेन अर्निंग तो पुराने सालों की है ना, इस साल तो तुमने लॉस रिपोर्ट किया, तुम कैसे लॉस में से बांट सकते हो? जो और लॉस हो गया ना, अभी क्या हो गया? ये उल्टा क्या हो गया? ये 110 का लॉस हो गया, सही कह रहा हूँ मुजफ्फर? बिल्कुल। तो वो लॉ कहता है कि देखो जब कमाओ तो बांटो, प्रॉफिट होगा तो ही जाके बांटो, अगर लॉस हो रहा है तो नहीं बांटना आपने डिविडेंड, सही है। डिविडेंड क्या होता है ये हमने समझ लिया, डिविडेंड क्या कैसे बढ़ता है ये हमने समझ लिया। क्लियर हो रहा है बच्चों? ऑनलाइन वाले कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए वेरी गुड। अब आइए इसको जो है पढ़ते हैं हम लोग। अब आइए इसको पढ़ते हैं। डिविडेंड में क्या कह रहा है? डिविडेंड्स आर पेमेंट मेड टू द शेयर होल्डर बाय अ कंपनी आउट ऑफ इट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। मतलब पीएनएल में जो प्रॉफिट आ रहा है उसका वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेबल। डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल। सेक्शन 240 सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन। हुज़ैफा सोना नहीं है? आपने ग्रुप में तो नहीं भेजी फोटो? नहीं बेवकूफ नहीं हूं ये। ताहिर भाई के पास है ही है, सॉरी ताहिर भाई भेजेंगे, ताहिर भाई भेजेंगे। ताहिर भाई को बोलूं भेजने को पीडीएफ? अभी पढ़ लो ना यार, इतना टेक्निकल नहीं है ना। आप मेरे कामों की टेंशन क्यों ले रहे हैं? अभी आप रुक जाए, मैं कर लूंगा। सेक्शन 240 में कह रहा है सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब वो कह रहा है शेख साहब के ये रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अच्छा देखिए डिविडेंड में एक चीज बताऊं मैं आपको, आगे हम पढ़ेंगे भी। एक होता है डिविडेंड डिक्लेयर करना, एक होता है अप्रूव। डिक्लेयर और अप्रूव एक ही सेंस में है। एक होता है डिविडेंड को मैं डिक्लेयर कहूं या अप्रूव कहूं, एक ही चीज समझना। एक होता है डिविडेंड रिकमेंड करना, एक होता है डिविडेंड डिक्लेयर करना। अगर आप जो है डिविडेंड जो है इंटरिम दे रहे हैं, अगर आप इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट डिविडेंड अप्रूव करता है कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
लेकिन अगर आप जो है एनुअल डिविडेंड दे रहे हैं तो एनुअल डिविडेंड जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जस्ट रिकमेंड करते हैं, दे कैन नॉट अप्रूव इट। अप्रूव कौन करता है उसको? एजीएम में जो है शेयर होल्डर्स करते हैं। सही है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, बेस बना रहे हैं अभी सिर्फ, लेकिन आगे पढ़े तो आसानी हो जाए। शेयर होल्डर्स करते हैं, अप्रूव करते हैं। लेकिन वो अगर फॉर एग्जांपल डिविडेंड डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया 10%, तो शेयर होल्डर्स ये नहीं बोल सकते कि 12 करो, उसको ऊपर नहीं कर सकते। इसी मैक्सिमम अमाउंट यही रहेगा, इससे ऊपर वो नहीं कर सकते। लॉ ने उस पर उतना उनको कैप लगा दिया। सही है, क्योंकि वो कहता, लॉ कहता है कि डायरेक्टर बेहतर समझते, शेयर होल्डर क्या है वो तो बोलेंगे सब बांट दो, कंपनी बंद कर दो। उनका क्या है वो तो बोले, तो हर तरह का बंदा होता है ना, जाहिल भी है, अनपढ़ भी है, तो वो तो बोलेगा भाई तुम्हें बांट दो सब। सही है, तो डायरेक्टर्स को उन्होंने ये लिबर्टी दी है कि आप डायरेक्टर्स जो हैं वो जो है रिकमेंड करेंगे और जो है उसी के अंदर अंदर जो है शेयरहोल्डर्स अप्रूव करेंगे। ये सब क्लियर है? आइए अब इसको आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी रिस्ट्रिक्शंस में वो क्या कह रहा है। द कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड इन जनरल मीटिंग। में डिक्लेयर क्यों कह रहा है शेख साहब, शाल क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि सर शेयर होल्डर भी तो करता है ना, बोर्ड डायरेक्टर डिक्लेयर वो शेयर होल्डर तो डिविडेंड करता है, कंपनी में डिक्लेयर कह रहा है। लॉस भी तो सकता है। वेरी गुड। में डिक्लेयर लॉस भी जरूरी थोड़ी है कि डिविडेंड दे, नहीं दे रहा, नहीं प्रॉफिट है तो भी नहीं दे रहा, मर्जी नहीं दे रहे। लॉस है तो दे ही नहीं सकते ना, प्रॉफिट है तो भी नहीं दे रहे, मर्जी। हमारा एक्सपेंशन का प्लान है, हमें आगे फैक्ट्री लगानी है, नहीं दे रहे हम। सही है। द कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड इन जनरल मीटिंग। नो डिविडेंड शैल एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। सही है, ये एनुअल जनरल मीटिंग की बात हो रही है शेख साहब, कि इसमें जो है अगर जहां पे डायरेक्टर्स क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं, और वो क्या करता है, शेयरहोल्डर क्या करता है, अप्रूव करता है। तो वो कह रहा है कि जो डायरेक्टर जो रिकमेंड करेंगे उससे ऊपर शेयरहोल्डर अप्रूव नहीं कर सकते। आइए आगे पढ़ते हैं। Dividend shall not be declared or paid out of the profits of the company made from the sale or disposal of any immovable property, capital asset, undertaking। देखो ये क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कंपनी का एक बिजनेस होता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी है, हमारी कंपनी है राइस प्रोसेस करती है, तो कह रहा है देखो राइस देखो प्रॉफिट असल वो होता है जो आपने अपने बिजनेस से कमाया ड्यूरिंग द ईयर। हाँ बिल्कुल। अब ड्यूरिंग द ईयर आपकी कोई प्रॉपर्टी थी एकड़ों की, आपने उसको बेचा, आपका प्रॉफिट आ गया, तो कह रहा है उस प्रॉफिट से आप जो है डिविडेंड नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका पीएनएल का प्रॉफिट है, आपका पीएनएल का प्रॉफिट है 200 मिलियन। सही है, जिसमें से आपका गेन ऑन डिस्पोजल आया था 300 मिलियन। सही है, मुझे बताइए क्या अब कंपनी डिविडेंड दे सकती है? क्यों? इन एक्चुअल क्या हुआ है यहाँ पे, क्या प्रॉफिट हुआ? इन एक्चुअल 100 मिलियन का लॉस हुआ है। इस गेन से वो 100 मिलियन भी खत्म हुए और 200 मिलियन का प्रॉफिट पे आगे कंपनी खड़ी हो गई। वेरी गुड। अगर ये जो है 100 मिलियन है, अभी सिर्फ सुनना, जब पूछूं बताना, ये 100 मिलियन है, ये 200 मिलियन है, कंपनी कह रही है मैं डिविडेंड देना चाह रही हूँ 150 मिलियन। क्या कंपनी दे सकती है? कितना दे सकती है? 100 मिलियन तक दे सकती है। कैपिटल एसेट्स कहते हैं शेयर्स को, ये तो गेन ऑन डिस्पोजल बता दिया हमने। कैपिटल एसेट्स कहते हैं शेयर्स को, जो टैक्स पढ़ रहा है उसको पता भी होगा, सेक्शन 37 आता है। सही है, तो वो जो है सेक्शन 37 क्या है, कैपिटल एसेट्स का आपका। तो कैपिटल एसेट्स जो है आपके शेयर्स में, फॉर एग्जांपल कंपनी ने मल्टीपल 10% किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे, अब वो उसने बेचे, तो सेम केस लगा लो, ये गेन ऑन डिस्पोजल इमूवेबल प्रॉपर्टी कह लो इसको, या कैपिटल एसेट्स कह लो, कुछ भी कह लो, बात वही है, क्रक्स वही है, दोनों में सेम चीज कहना चाह रहा है। क्या कह रहा है ये दोबारा पढ़ते हैं। Dividend shall be declared or paid out of the profit of the company made from the sale or disposal of the any immovable property, capital asset, undertaking, unless क्या, ये कंपनी का बिजनेस यही हो। The business of the company consists of selling and purchasing on any such property or capital asset undertaking। सही है, कह रहा है कंपनी का प्रॉफिट ही यही है, सॉरी कंपनी का बिजनेस ही यही है, कंपनी का काम ही यही है कि भाई प्रॉपर्टियां खरीदें। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई ऐसी कंपनी है, मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जैसे इमार हो गया, अब इमार एक कंपनी है, अब इमार अगर प्रॉफिट बांट रहा है तो लॉ मन उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इमार का तो काम ही है जमीन खरीदे, कंस्ट्रक्ट करे, बेचे, उसके तो बिजनेस यही ना। इमार जो है दुनिया की मल्टीनेशनल है ये, तो वो ये अगर वो डिविडेंड बांट रहा है तो लॉ उसको कह रहा है भाई सही है तुम बांट लो, तुम्हारा तो बिजनेस यही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, सीवी पे जो बनाई है उन लोगों ने। सही है, एक्सेप्ट आफ्टर सच प्रॉफिट्स आर सेट ऑफ, अभी देखो ये टेक्निकल लाइन है, except after such profits are set off or adjusted against losses arising from the sale of any such immovable property or assets of a capital nature। मतलब कह रहा है पहले आप सेट ऑफ कर दो। फॉर एग्जांपल आपके, अब ऐसा नहीं कि आपने टोटल 8 प्रॉपर्टियां बेची हैं। सही है, आपने टोटल जो है कितनी प्रॉपर्टियां बेची हैं? 8 प्रॉपर्टियां बेची हैं। अब कह रहा है 4 में प्रॉफिट हो रहा है, 4 में लॉस हो रहा है, तो आपको पूरा सेट ऑफ करके जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसमें से आप उसको देंगे।
सही है, समझ गए हो जब लाइन दोबारा पढ़ो जब तुम्हारे किताब है, पढ़ो दोबारा लाइन वो। company consists of selling and purchasing any such property, capital, asset, undertaking, except after such profits are set off or adjusted against losses arising from the sale of any such immovable property or assets of capital nature. बिल्कुल, तो वो कह रहा है फॉर एग्जांपल आपका प्रॉपर्टी 1 से लेके 4 तक आपके पास क्या हुआ, आपके पास 100 मिलियन का प्रॉफिट आ गया, गेन आ गया, यही गेन कह लें, सही है। अब वो कह रहा है कि बाकी जो आपकी 5 से लेके 8 थी उसमें क्या हुआ, आपका 50 मिलियन का आपके पास लॉस आ गया। वो कह रहा है आपसे 50 का दे सकते हैं, ये नहीं कि आप 100 का दे दें। क्लियर है? इसके बाद क्या गया, डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड और पेड आउट ऑफ द अनरियलाइज्ड गेन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अनरियलाइज्ड गेन किसे कहते हैं मुजफ्फर? रियलाइज और अनरियलाइज्ड में क्या फर्क है? अनरियलाइज्ड गेन जो अभी तक मिला नहीं हो तो मतलब मैंने एक शेयर खरीद 10 रुपए की, आज वो शेयर 12 रुपए के हो गए, ये 2 रुपए अनरियलाइज्ड है रियलाइज है? हाँ, आज संडे का दिन है। जब तक क्या बेचेंगे। वेरी गुड। रियलाइज अनरियलाइज में यही फर्क है, अनरियलाइज मतलब कि आपकी बुक्स में है, अभी तक वो रियलाइज नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट आपको कैश नहीं मिला, तो आपने उसको रियलाइज नहीं किया। रियलाइज करने का मतलब कि आपने उसको बेच दिया और वो रियलाइज हो गया। आइए इसको पढ़ दें, दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या डिविडेंड जो है आप कोई भी डिक्लेयर नहीं करेंगे या पे नहीं करेंगे, किससे? अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पता है आप लोगों को क्या होती है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी हूँ, मैंने जो है 4 प्रॉपर्टियां खरीदी हुई हैं इस नियत से कि मैं इनको रेंट पे चढ़ाऊंगा, तो वो जो रेंट पे जो चढ़ी वो है वही फिक्स एसेट, लेकिन अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेक्शन 40 ना 40 है ना 41 तो हाँ सही, 41 बायोलॉजिकल है, सही है। क्लियर है? जी सर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, डिविडेंड प्रॉफिट में से देंगे, सही है, और वो प्रॉफिट जो है अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वो प्रॉफिट जो है आपका कैपिटल एसेट का नहीं है, पानी पिलाना, या वो जो है आपका कैपिटल एसेट के बेच के या कोई प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग बेच के नहीं होना चाहिए, सही है। हाँ, अगर आपका बिजनेस ही है ये तो फिर कर लेंगे, लेकिन उसमें भी क्या होगा उजैफा कि आप जो है सेट ऑफ करेंगे जो लॉसेज जो हुए हैं। वेरी गुड। सेक्शन 248 कह रहा है डिविडेंड टू बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, ये हम बचपन से पढ़ लिया हमने। एनी डिविडेंड में बी पेड बाय कंपनी ईदर इन कैश एंड काइंड ओनली आउट ऑफ इट प्रॉफिट सही देंगे, सही है शेख साहब। एक्सेप्शन के एक्सेप्शन कह रहा हूं, एक्सप्लेनेशन में कह रहा है द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन काइंड shall only be in the form of shares of a listed company held by the distributing company। देखो इन काइंड क्या होता है, आप हाँ कैश के अलावा आप स्पेसिफिक डिविडेंड दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो अभी जैसे मैंने पढ़ाया था, ये तो बहुत ठंडा है, तो वो क्या कह रहा है कि डिविडेंड अगर आप इन काइंड दे रहे हैं, बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, कहाँ था ये था, हाँ, अगर आप डिविडेंड अगर इन काइंड दें, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन काइंड शैल ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी हेल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। बड़ी अच्छी बात है। ये है हमारी कंपनी कौन सी, एबीसी, वही बचपन से जो कंपनी हमारी हमने बनाई थी पहली क्लास में, आज भी हमारी वही कंपनी चल रही है, सही है, एबीसी लिमिटेड है। हाँ, एवरी मंथ 30 डेज, बिल्कुल, अच्छा सही है, एबीसी लिमिटेड है, ये दे रही है, देना चाह रही है डिविडेंड अदर देन इन कैश, ये अपने शेयर्स दे सकती है, क्या? दोबारा पढ़ो उसको, जब पढ़ो जोर से पढ़ो। The payment of dividend in any kind shall only be in the form of shares of listed company held by distributing company. Held by distributing company. Held by a distributing company. इसकी होल्डिंग कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, इस कंपनी के जो है सब्सिडरी नहीं, जरूरी नहीं है, इस कंपनी ने कोई 5% शेयर खरीदे में, 5% शेयर खरीदे में XYZ प्राइवेट लिमिटेड के, अब दे सकती है? नहीं दे सकती, लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट पब्लिक लिस्टेड, अब दे सकती है, अज्यूमिंग ये लिस्टेड है, सही है, दे सकती है। अब समझ में आया, वो ये नहीं कह रहा कि अपने शेयर दे दो इन काइंड में, वो कह रहा है किसी ऐसी लिस्टेड कंपनी के आप किसी ऐसी कंपनी के आपके पास शेयर्स हो जो लिस्टेड हो, तो उसके आप जो है इन काइंड के तौर पे आप दे सकते हैं। हाँ, सकते हैं, करना पड़ेगा। हाँ, कौन सी कंपनी कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग नहीं, अरे बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिंग इसको कह रहे हैं,
नेचर क्यों खराब होके बैठे ये हैं? डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं ना डिविडेंड। हाँ, लिस्टेड कंपनी है ना ये भी। लिस्टेड और अनलिस्टेड का डिस्ट्रीब्यूटिंग तो ताल्लुक नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिंग अंग्रेजी की टर्म में समझो, वो इसको कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। इस डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी के बाद किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स क्या होंगे क्या तो वो भैया से मैसेज करवाया? इनका डिस्ट्रीब्यूटिंग को लिस्टेड नहीं कहते। बेकार ही नहीं है बेकारात लोगों को। तो वो भी इसमें नहीं है। बोनस शेयर इशू करते हैं वो भी इसमें नहीं, किसमें नहीं आएगा? बोनस शेयर डिविडेंड थोड़ी होता है। बोनस शेयर जो है आपका डिविडेंड थोड़ी होता है। हाँ, कैश बोनस डिविडेंड कब से हो गया? कैश डिविडेंड होता है ना, कैश डिविडेंड होता है, कैश में होता है डिविडेंड 99.99%। बोनस कैश नहीं, वो ये होता है अगर आप कभी पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाएं तो वो कहता है हाँ सर डिविडेंड तो होता है ना, फाइनल डेट डिविडेंड होते हैं ना, कैश डिविडेंड, बोनस डिविडेंड। बोनस डिविडेंड कभी भी नहीं होता। आप कहते हैं कि हमने डिविडेंड नहीं दिया, इस दफा हमने बोनस शेयर दे दिए। अच्छा, वो आप डिविडेंड की जगह बोनस शेयर दे देते हैं। डिविडेंड बोनस की फॉर्म में नहीं होता, वो डिविडेंड नहीं होता। बोनस शेयर इज समथिंग एल्स, डिविडेंड इज समथिंग एल्स। बावत कंपनी कहती है कि हम जो है डिविडेंड नहीं दे रहे, हम जो है उसकी जगह बोनस शेयर दे रहे हैं, तो शेयरहोल्डर खुश हो जाता है कि मेरे पास 10 शेयर था, मेरा 12 हो गए। समझे? डिविडेंड एक अलग चीज है। डिविडेंड आप प्रॉफिट में से देते हैं, आप कैश की फॉर्म में देते हैं। इन काइंड जो बहुत रेयर केस होता है, इन काइंड में भी उसने कहा अगर आपकी बैलेंस शीट में किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर आ रहे हैं तो आप दे सकते हैं। क्लियर है? बढ़ जाए आगे। इसके बाद कह रहा है डिविडेंड नॉट टू बी पेड एक्सेप्ट टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। ये बच्चों वाली बात है, पढ़ लेते रीड करते हुए चले जाते हैं। जाहिर सी बात है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को देंगे, ऐसे मोहल्ले में तो नहीं बांट के आएंगे ना। तो ये कह रहा है एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी मस्ट बी पेड टू इट्स रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर मतलब कि जो उसके मेंबर्स हैं, उसकी बुक्स में आ रहे हैं। सही है? और टू द ऑर्डर, और टू द ऑर्डर मतलब आप शेख साहब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन्होंने कहा भाई मेरा जो डिविडेंड है वो मेरे भाई को पहुंचा देना, यहाँ रहता है वो। सही है? विद इन स्पेसिफाइड पीरियड एंड मैनर। विद इन स्पेसिफाइड पीरियड 30 दिन का टाइम होता है। सीईओ इसका जिम्मेदार होता है, आगे पढ़ भी लेंगे, अगर नहीं हो तो उसको जेल हो जाएगी अगर डिविडेंड टाइम पे नहीं दिया तो। एनी डिविडेंड पेबल इन कैश मे बी पेड बाय चेक और वारंट और एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। लिस्टेड कंपनी में तो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ही होता है। प्राइवेट कंपनी है, 4 मेंबर है, मैंने इनको बोला भाई यार आप चेक ले लो, अपना हुज़ैफा अपना चेक ले लो, शेख राफी अपना चेक ले लो, ये भी पॉसिबल है, लॉ कह देता है। लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में जो इलेक्ट्रॉनिकली ही आता है, आपका मैसेज आ जाएगा कि आपका डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। और in electronic mode to the shareholder entitled to the payment of the dividend as per their direction। उनके डायरेक्शन। entitled to payment मतलब वो बुक उसका होता है, शेयर रजिस्टर का कॉन्सेप्ट होता है। सॉरी बुक क्लोजर का कॉन्सेप्ट, शेयर रजिस्टर कर रहा हूँ, बुक क्लोजर का कॉन्सेप्ट होता है। बुक क्लोजर क्या होता है ये भी समझ लो, फिर बोलोगे यार पता नहीं बोल दिया बताया नहीं। देखो जब कंपनी डिविडेंड देती है ना, अनाउंस जब करती है तो बोलती है कि मेरी बुक्स इस तारीख से लेके इस तारीख तक क्लोज हो जाएंगी, 24 से लेके 30 तक क्लोज रहेंगी। ये क्या है, जनवरी, 24 जनवरी। सही है? 1 जनवरी को उसने जो है अनाउंस कर दिया। सुन लो यहाँ पे शेख साहब पे सवाल नहीं करना, ये चीज समझा रहा हूँ, नहीं ये सिर्फ यहाँ देख लो आप। सही है? 1 जनवरी को उसने अनाउंस किया कि अनाउंस कहो, डिक्लेयर कहो, अप्रूव करो। उसने कह दिया कि मैं डिविडेंड दे रहा हूँ। सही है? अब उसने कह दिया कि ये 24 से लेके, अब देखो मसला ये है ना कि 1 जनवरी को शेख साहब इन्होंने कहा अब देंगे किसको। अब लिस्टेड कंपनी में तो रोजाना मेंबर्स चेंज हो रहे होते हैं, हैंड्स चेंज कर रहे हैं शेयर, आज आपके बाद कल इसके पास, कल इसके बाद फिर इसके बाद फिर इधर ये सब तो चलता रहता है। किसको दें किसको ना दें, तो कंपनी जो है एक बुक लॉ कहता है कि एक बुक क्लोजर करोगे तुम। बुक क्लोजर क्या होता है, कट ऑफ डेट सेलेक्ट होती है कि इस 24 तारीख से पहले तक या 23 की शाम तक जिसके पास शेयर होंगे उनको ये डिविडेंड मिलेगा। अब 24 बुक क्लोजर का मतलब ये नहीं होता कि इसके बाद ट्रेडिंग ही नहीं होती, ट्रेडिंग होती रहती है, लेकिन वो डिविडेंड के पर्पस के लिए यहाँ पे बुक रुक जाती है। जो जिसके पास 23 की शाम तक शेयर होगा, जिसके पास फॉर एग्जाम्पल इसके पास 24 को जो है शेयर, इसके बाद 23 को शेयर था, सही है, 24 को इसने आपको भेज दिया, क्या आप डिविडेंड के लिए हकदार होंगे? नहीं होंगे। क्या ये होंगे? ये होंगे। अब आपने इसको भेज दिया, इसने मुझे भेज दिया, हम सब नहीं होंगे। 24 से पहले जो था वो इन्हीं को शेयर मिलेगा। दिस इज कॉल्ड बुक क्लोजर। 7 दिन तक कम से कम कर सकते हैं, टोटल मेरे ख्याल से 30 दिन का टाइम होता है इसके अंदर। हाँ फिर तो होता, फिर आपको फिर इसको नहीं मिलता। अगर ये 23 तारीख को सुबह आपको शेयर भेज देता तो इसको नहीं मिलता, आपको मिलता। 23 तारीख की शाम में जो कट ऑफ डेट क्या है इसकी, 24 की सुबह बुक क्लोजर होगा, तो 23 की शाम को जिसके पास शेयर होगा उनको सबको डिविडेंड मिल जाएगा। सही है? नंबर खत्म होने वाला है। नहीं अब राशि ग्राफ नहीं, बिल्कुल नहीं। सही है? एनी डिविडेंड पेबल इन कैश मे बी पेड बाय चेक। अजय पढ़ लिया हमने। इन केस ऑफ
in case of a listed company, any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly in the bank account designated by the entitled person. वो कह रहा भाई लिस्टेड कंपनी के केस में कोई वारंट नहीं होगा, डायरेक्टली आप जो है बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली जाएंगे, बस ये थोड़ा सा ही रह गया, इसमें ज्यादा नहीं है। फिर कह रहा है डायरेक्टर नॉट टू विथहोल्ड डिक्लेयर डिविडेंड। सिंपल सी बात है कि भाई डायरेक्टर को कह रहा है कि जब आप जो जैसे डिक्लेयर हो जाए आप जो है उसके प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर उसको पे करें, अगर नहीं करेंगे तो चीफ एग्जीक्यूटिव इसके अंदर जिम्मेदार होगा, उसके पास होना नहीं है। मैंने डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड, शेख साहब हैज बीन डिक्लेयर्ड, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू विथहोल्ड और डेफर इट्स पेमेंट। डेफर भी नहीं कर सकते कि नहीं आप बाद में दे देंगे, नहीं, सही है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी शैल बी रिस्पांसिबल टू मेक द पेमेंट इन द स्पेसिफाइड मैनर विद इन 15 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। अगर नहीं होगा तो चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार होगा, वो जेल हो जाएगी उसको। सिंपल सी बात है इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? चले यस। अच्छा अब ये देखो, ये सिंपल सा एक चार्ट आ रहा है, बिल्कुल आसान सा चार्ट है, शेख साहब देख लो। टाइप ऑफ डिविडेंड और क्या डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तुम क्यों नहीं देख रहे? साथ बैठ जाओ ना, साथ बैठ जाओ, जाओ पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जल्दी 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 पीछे जाओ। मुझे जब से शक्ल देख रहा है मेरी, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ यार, बताओ तो चार्जिंग नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना, कोई मासूमियत नहीं। टाइप ऑफ डिविडेंड और कह रहा है डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ये पढ़ चुके हैं सारा, मैंने बता दिया। अब देखो फाइनल डिविडेंड की डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या होनी चाहिए। इधर देखो देखो, मुझे वैसे ही बगैर देखे बताओ, देख देख फिर दोबारा देख रहा हो, बगैर देखे बताओ क्या होनी चाहिए। देखो डेट ऑफ डिक्लेरेशन, तो वो रट्टे नहीं मारो। वो कह रहा है टाइप ऑफ डिविडेंड कौन सा है? फाइनल। इसकी डिक्लेरेशन की डेट क्या? फाइनल डिविडेंड कौन अप्रूव करता है? एनुअल मीटिंग के बाद शेयर होल्डर करते हैं, तो जिस दिन वो अप्रूव करेंगे वो हो जाएगा। अच्छा इंटरिम कब होना चाहिए? इंटरिम कौन अप्रूव करता है? डायरेक्टर अप्रूव करते हैं, तो एट द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ बीओडी वो हो जाएगा। यही बातें इसके अंदर लिखी हुई है। फाइनल डिविडेंड क्या? ऑन द डेट ऑफ जनरल मीटिंग in which it is declared या approved। इंटरिम में कह रहा है विद नोटिस ऑफ बुक क्लोजर और विदाउट नोटिस ऑफ बुक क्लोजर। विद नोटिस ऑफ बुक क्लोजर में क्या कह रहा है? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर, यहाँ पे 24 तारीख, सही है। और विदाउट नोटिस ऑफ बुक क्लोजर में क्या कह रहा है? डेट ऑन विच सच अ डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। जिस दिन अप्रूव करेगा बोर्ड वही उसकी डेट ऑफ डिक्लेरेशन है। और इन केस ऑफ बुक क्लोजर, अगर बुक क्लोज कर रहे हैं आप, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर आपकी जो है वो डिक्लेरेशन डेट है। क्योंकि बुक क्लोजर जो डिक्लेरेशन डेट ये क्यों है, बोर्ड की मीटिंग क्यों नहीं है? सोचना चाहिए ना यार, सही है तो बोले ना, अपने आप नहीं बोलना ही बोलने का। मीटिंग के वक्त अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया और फिर उसके बाद शेयर्स ट्रेड हो गए तो मसला होगा ना। इंटाइटलमेंट को डिसाइड करने के लिए वो कह रहा है डिक्लेरेशन। देखो डिक्लेरेशन हो गई, एक बंदा बोला मुझे क्यों नहीं मिला डिविडेंड, मैंने था उस वक्त शेयर होल्डर, तो बोल रहा भाई देखो बुक क्लोजर था, ये उसकी डिक्लेरेशन डेट थी, इस दिन पे जो था, इससे पहले जो था वो उसको मिलेगा, उसके बाद वालों को नहीं मिलेगा। वरना बुक क्लोजर की जरूरत ही नहीं है। बुक क्लोजर करोगे तो जाहिर है उसकी जो उसकी स्टार्ट डेट होगी वही उसकी डिक्लेरेशन डेट होगी। अगर बुक क्लोजर नहीं कर रहे, इंटरिम डिविडेंड है, तो फिर जो है आपका जो है वही अब जिस दिन बोर्ड ने अप्रूव किया उसी दिन हो जाएगी। ये एक सेक्शन है, पढ़ लेते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर घर निकलते हैं। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, हाजी साहब पढ़ लो। Where a dividend has been declared by a company but is not paid within the specified period, then the chief executive of the company shall be punishable with imprisonment for a term of 2 years and fine। ये पेनल्टी है, ये वाली पेनल्टी एक वाहिद है जिसको मैं कहता हूँ याद कर लो। सही है, ये एक वाहिद पेनल्टी मैं जानबूझ के डाली भी है, ये वाली पेनल्टी इसको याद कर लो। इसके नीचे पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पेनल्टी रट्टे वाली चीज थी। इन द फॉलोइंग केस, अभी इंपॉर्टेंट है समझ लो, ये पूछता भी है, ये स्ट्रेट सवाल बनाता है, इससे पूछता है, इंपॉर्टेंट है समझ लो। In the following cases, the company may withhold dividend after obtaining prior approval of the commission within 45 days of the declaration of dividend। 45 days में क्या करना है? अप्रूवल लेना है, अप्रूवल लेना है कमीशन का कि भाई देखो कर, ऐसा नहीं कि पहले उसका पेमेंट रोक लो फिर इन्फॉर्म करो, नहीं, पहले आप उसकी जो है इन्फॉर्म करो, अप्रूवल लो उनसे कि भाई मैं इस शेयर होल्डर का जो है डिविडेंड रोकना चाह रहा हूं, आप मुझे इजाजत दे दें, वो इजाजत देगा, फिर आप रोक लेंगे उसका क्या डिविडेंड। अब किसका डिविडेंड रोक सकते हैं, आइए पढ़ते हैं, इसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं। इफ डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, जंग हो गई, सही है, कोई ऐसी चीज हो गई आपकी सारी डिस्टर्बेंस, सिविल डिस्टर्बेंस हो गई, तो यार नहीं पे हो सकता। आप बोलो भाई देखो ये सीन हो गया, मैं कहां से डिविडेंड दूंगा। If the shareholder has given instruction regarding payment of a dividend, such instruction cannot be followed। shareholder शेख साहब गया ऑस्ट्रेलिया और शेख साहब दे रहे हैं अपने भाई का एड्रेस दुबई का, और बोला भाई दुबई में तो हम डिविडेंड वारंट नहीं पहुंचाएंगे जाके, सही है, उसका तो पता नहीं कौन सा बैंक है, हम तो नहीं उसमें ट्रेड करवा रहे,
आप यहाँ का बैंक का दो, पाकिस्तानी कंपनी है, यहाँ का अकाउंट खुलवाओ, यहाँ का अकाउंट तो हम करवा देंगे। अब शेख साहब ने इंस्ट्रक्शन दी, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो सकती ड्यू टू एनी रीजन। Where there is a dispute regarding the right to receive the dividend। अब शेख साहब और शेख साहब के दोस्त के पास, ये दोनों मुस्तफा और शेख साहब के पास थे, आ जाते शेख साहब दोनों लड़ पड़े, वो कह रहे नहीं मेरे पूरे, वो कह रहे नहीं मेरे पूरे। अब वो कह रहा है पहले अपना फटा सुलझाओ, फिर जो है हमसे आके डिविडेंड लेना। दोनों ने केस डाला हुआ एक दूसरे पे, लड़ रहे हैं आपस में, सही है। फिर कह रहा है if the company has withheld the payment of dividend against any sum recoverable from the shareholder। अब शेयरहोल्डर ने क्या किया था, कोई भी XYZ कोई से ट्रांजैक्शन हुई थी, उसने पैसे नहीं दिए, सही है। अब कंपनी ने कहा बेटा तेरा डिविडेंड आएगा ना, अब देख क्या करते हैं। डिविडेंड आया, कंपनी ने क्या हुआ, प्रायर अप्रूवल लिया और उसको रोक दिया। लॉ कहता है बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, सही है। फिर क्या कह रहे हैं, इफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड और नॉन पोस्टिंग ऑफ द वारंट, नॉन मतलब वारंट का डिविडेंड, वारंट क्या होता है, पहले जमाने में हुआ करता था, एक कागज का टुकड़ा आता था कि डिविडेंड वारंट के तौर पे कि भाई ये आपका डिविडेंड वारंट है, इतना इतना आपके शेयर से, इसके अगेंस्ट आपको इतना डिविडेंड, हाँ बैंक में जाके ले जाओ, वेरी गुड, बिल्कुल। अब तो क्या होता है, डायरेक्ट बैंक में जो आपके पैसे आ जाते हैं, आपको मैसेज आ जाता है, पत्थरों के दौर से हम आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। If non-payment of the dividend or non-posting of the warrant was not due to any default on part of the company, सही है। मतलब क्या, कंपनी ने जो है जिस बैंक सही कराया था उसमें डिफॉल्ट आ गया, हाँ एग्जैक्टली। और ऐसा होता है जब आप रन चलाते हैं ना, हमने 3300 शेयर होल्डर है, हम 3300 शेयर होल्डर की डिटेल जब चलाते हैं, बहुत दफा ऐसा कंपनी का कोई एरर, सॉरी बैंक का कोई एरर आ जाता है, नहीं हो सका उनको पेमेंट, वो कहता है ये एरर आ रहा है, तो ये होता है ऐसा। वन गो में सबको फौरन पेमेंट नहीं होती, ऐसे एरर या मसले मसाइल आ जाते हैं। कभी जो है बंदा गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो आपका जो है आपने गलत अकाउंट नंबर दे दिया, वो अकाउंट नंबर आपके टाइटल से मैच नहीं हो रहा, आपने अकाउंट का नेम दिया कि शेख अब्दुल राफ है, लेकिन आपका अकाउंट नंबर आपने गलत दे दिया, वो अकाउंट नंबर जो है किसी और के उसमें आ रहा है, वो कह रहे हैं तो टाइटल और अकाउंट नंबर मैच ही नहीं हो रहा, एरर आ जाता है, वो पे दे देते हैं वापस। फिर वो शेयरहोल्डर को अप्रोच किया जाता है कि भाई बताओ यार तुमने गलत कर दिया, वो कहता है नहीं अच्छा चलो ये करो, फिर उसको रन चलाया जाता है, फिर वो जाके होता है। इस तरह मल्टीपल रन में जो है ये काम होता है। आइए इसको कंप्लीट करते हैं। A company may also withhold the payment of dividend of a member where the member has not provided the complete information or document as specified by the commission। वही वाली बात जो मैंने आगे समझाई, सही है कि यही वाली बात कि दो ऊपर 5 में क्या था, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है कोई भी ऐसी जो कंपनी के फॉल्ट पे ना हो, जैसे बैंक का एरर आ गया। अब बैंक का एरर कंपनी के फॉल्ट में नहीं है, लेकिन नीचे वाली बात क्या है जो मैंने बाद में बताई थी, उसी कंटिन्यूएशन में कभी कभार मेंबर भी एरर कर देता है, जैसे टाइटल ऑफ अकाउंट आपका मैच नहीं हो रहा, ये सारी चीजें जो अगर आपने कोई एरर करा है तो वो भी आप जो है उसमें भी जो है कंपनी जो है विथहोल्ड कर लेगी, जो है उसमें, और कंपनी जिम्मेदार भी नहीं होगी, और ये जेन्युइनली होते रहते हैं। आखिरी बात शेख साहब, द कंपनी शैल प्रोवाइड एन एप्लीकेशन टू द SECB। अब ये समझने वाली बात है, इन द स्पेसिफाइड फॉर्म विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये 45 डेज कहीं और भी पढ़ा था शेख साहब, कहाँ पढ़ा था? हाँ अगर सही, तो ये उसी से कनेक्ट कर रहा है, ये 45 डेज को उसी से कनेक्ट कर रहा है। क्यों सर? वो तो अप्रूवल उसके लिए था ना कि जब आप विथहोल्ड करते थे। तो ये कौन सा सेक्शन है? विथहोल्ड का नहीं है सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन है? नहीं ना, ये विथहोल्ड नहीं है, पेमेंट डिविडेंड की बात हो रही है। हाँ तुम बताओ, क्या ये उससे कनेक्ट कर रहा है हुज़ैफा? हाँ सेम ही तो बात है भाई, ये वही अप्रूवल लेना था 45 दिन का, उसी की तो बात कर रहे हैं। वहां क्या बोला उसने, किसी भी का भी आप डिविडेंड नहीं रोक सकते जब तक आप प्रायर अप्रूवल न ले लें विद इन 45 डेज। वो वही तो कह रहे हैं। अब वो प्रायर अप्रूवल की बात की थी, वो 45 डेज में करना क्या है, अप्रूवल किसना लेना है, क्या मैसेज करना है, क्या बंदा भेजना है अपना, क्या व्हाट्सएप करना है, क्या करना है, लेटर लिखना है, और वो बता रहा है क्या करना है इसके अंदर। द कंपनी शैल प्रोवाइड, नहीं आपकी अटेंशन नहीं थी, द कंपनी शैल प्रोवाइड एन एप्लीकेशन for to SECB in the specified form within 45 days from the date of declaration of the dividend। किस चीज के लिए दे रही है एप्लीकेशन? फॉर टेकिंग अप्रूवल फॉर withholding of dividend, सही है। Of the and the SECB may permit the company to withhold or defer the payment of dividend or of such shareholder। और SECB may चाहे तो करे, चाहे तो बोले नहीं भाई तुम ज्यादती करो, क्या दिमाग खराब है, तुम क्यों withhold करो, उसको राइट है उसको दो, सही है। After providing an opportunity to the shareholder to make representation against the proposed action। तो shareholder को जरूर सुनेगी, हो सकता है उसको लेटर लिख दे कि देखो तुम्हारी डिविडेंड कंपनी जो है विथहोल्ड करना चाह रही है, वो कह रही है तुमसे 1 लाख रुपए रिकवरेबल है, तुम्हारा डिविडेंड जो है 50,000 का बन रहा है, तुम्हारे 1 लाख रुपए रिकवरेबल है, तो 50,000 तुम्हारा रोक रही है, क्या ये सही कह रही है? तो वो अगर जवाब देता है कि हाँ भाई ये सही कह रही है, मेरा 50,000 बनता है, कंपनी रोके, कंपनी का राइट है, तो वो कहेगा सही है, SECB इसको अलाउ कर देगा। ऐसी सिचुएशन हो तो कंपनी अप्रूवल लेगी, अप्रूवल जब ले रही होगी तो कंपनी प्रूफ देगी ना, प्रूफ देगी, लेकिन वो भी तो कंफर्म करेगा, वैसे थोड़ी वो छोड़ देगा। लॉ कह रहा है कि मैं, SECB कह रहा है मैं भी तो कंफर्म करूंगा,
एक सेकंड, डिविडेंड इन काइंड का बता दें इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी हेल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। हाँ तुम पूछो, एक मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ, मैं 1 मिनट रुक जाए, ये बच्चे को जवाब दे दूं, मैं आपको ही बता रहा हूँ, बोलो तुम पूछो। नहीं ना, अब कंपनी का ज्यादती नहीं कर सकती किसी शेयर होल्डर के साथ। नहीं मैं यही बोल रहा हूँ, आपके पास सीसीटीवी चले गए, नहीं ऐसा तो है नहीं कुछ, फिर तो उससे प्रूफ मांगेगी ना, फिर दोनों को बुला के बिठाएगी, हियरिंग कर देगी, वहां से कंपनी के सेक्रेटरी को बुला लेगी, यहाँ से इसको बुलाएगी, बोलेगी भाई बताओ अब कोई, तो वो शेयर होल्डर नहीं करेगा ना इस तरह का, पढ़ा लिखा होगा नहीं करेगा, जाहिल होगा कर लेगा, समझे ना। एक सेकंड में क्लास ऑफ हुई है, ये एक सवाल आया, इसका जवाब मुझे देगा मुस्तफा। डिविडेंड इन काइंड जो है इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी हेल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी में क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था, इसके अंदर ये लिखा हुआ भी है, देखिए इसमें हमने पढ़ा था कि आप डिविडेंड काइंड जो है दे सकते हैं, लेकिन कब दे सकते हैं, जब आपके पास किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स हो जो कि लिस्टेड कंपनी हो। अगर आप खुद लिस्टेड हैं, अपने शेयर देने की बात नहीं हो रही शेयर पे, इसके अंदर बात हो रही है कि आप जो है किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स दे दें जो आपने खरीद रखे हो, लेकिन वो कंपनी जिसके शेयर्स आपने खरीद रखे हो वो एक लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। क्या आप क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए आज की क्लास पर ऑफ करते हैं, यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। एक सेकंड रुक जाओ, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड हमने कर लिया, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करेंगे कि नहीं और नहीं। कितना रह गया इन्वेस्टमेंट, कितने पेजेस पे? चलिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। क्या कर लिया हमने?